सो हेलो 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 गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है सर आप सबका हमारे इस आज के लेक्चर में। देखते ही देखते सर लेक्चर नंबर 10 पे भी हम लोग आ चुके हैं, है ना। कल लेक्चर नंबर 9 हुआ हमारा, आज लेक्चर नंबर 10 है हमारा, है ना। कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण फेस कैम आप लोग मेरा देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो तकनीकी तकनीकी दिक्कत क्या है, तो वो ऐसी दिक्कत है कि फेस कैम जो है चल नहीं पा रहा है, समझ रहे हो। तो फेस कैम मैं चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि टाइम ना वेस्ट करते हुए अपन लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेते हैं ऐसे ही, है ना। वैसे भी अपना मेन फोकस क्या है, मेन फोकस तो अपना कंटेंट है, अपने नोट्स है, ना कि मेरा मुखड़ा है ना। तो सर फेस कैम को थोड़ा सा इग्नोर मारो, मतलब फेस कैम आज के लेक्चर में होगा नहीं अपने से पॉसिबल, लेकिन अपन लेक्चर सर पूरा अच्छे से अपन जो है जैसे करते हैं वैसे करेंगे अच्छे। पूरा जो 100% कंटेंट है वो 100% कंटेंट आपको देंगे, है ना। और सारा कुछ सर आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट जब चीज़ें हो रही है तो तुमको क्या करना है, तुमको बस थोड़ा सा इतना करना है कि यार तुम सब्सक्राइब कर लो अपने यूट्यूब चैनल को, ताकि कोई भी इन फ्यूचर आगे जा करके अपन कोई भी और रिसोर्स लेकर आए तो तुमको एक्सेसिबल होए, है ना। अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट हो इस चीज़ का, है ना। आई नो मैं कहीं पे जो है थोड़ा बहुत नीचे ऊपर मेरे से भी हो रहा होगा। मैं परफेक्ट मतलब कंटेंट तुमको मैं पूरा दे रहा हूँ, नोट्स तुम्हारे सामने मैंने बनाए हुए, कंटेंट मेरे को पूरा पता है जितना मेरे से हो रहा है। मैं शायद मतलब समझाने में थोड़ा सा शायद इधर ना लेफ्ट राइट हो रहा है थोड़ा सा, बिकॉज सीन ऐसा है कि यार मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मेरे को फर्स्ट टाइम में थोड़ी बहुत चीज़ें जो है मैं समझ रहा हूँ, है ना। तो समझ रहा हूँ इन द सेंस कि यार कैसे सब सामने वाले को समझाना है। कंटेंट मेरे को पता है पूरा, उसका तुम टेंशन मत लो, लेकिन सामने वाले को अपने को कैसे उसको डिलीवर करना है ना, उसमें वो उस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा अभी जो है समझ रहा हूँ, है ना। तो धीरे धीरे करके अपना लेक्चर बाय लेक्चर तुम देखोगे कि मैं जो मेरा समझाने का तरीका है वो धीरे धीरे लेक्चर बाय लेक्चर थोड़ा सा है ना इम्प्रूव हो रहा है। तो मैं वही इम्प्रूव करने के लिए देख रहा हूँ। और फोकस यही है कि अपन पूरा अच्छे से जो है सारा कुछ जो है अच्छे से समझा सके, एंड अपन कर भी रहे धीरे धीरे हर एक लेक्चर में, आप देख रहे हो। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 की जैसे अपन ने एकदम अच्छी जोरदार शुरुआत की, एकदम इंटरेस्टिंग जेठालाल नट्टू काका और भागा है अपने इसमें लेक्चर में, है ना। तो उससे अपन ने काफ़ी अच्छा अपना बेस बनाया, और उसी एग्जाम्पल को जो है अपन ने मल्टीपल टाइम्स आगे भी जो है उसको रेफर किया है ना, जिधर जिधर अपने को लग रही है, बिकॉज वो एग्जाम्पल अच्छा फिट बैठ रहा था अपने इस स्ट्रैटेजिक एनालिसिस वाले पार्ट में। तो वो अपन ने जो है यूज़ किया। अच्छा, कल के लेक्चर में अगर आप देखोगे तो कल के लेक्चर में मतलब अपन ने जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट जो है यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जो कि May 24 के एग्जाम में भी आ चुका है। मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था कि भाई एक अपने चांसेस है कि आपका जो है रिपीट भी हो जाए क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट का कोई भी भरोसा नहीं है, तो उसको उसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इंस्टीट्यूट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आप बाकी कुछ भी प्रिडिक्ट कर लो, लेकिन ICAI को अब तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैंने भी काफ़ी प्रोडिक्शन की थी May 24 के लिए कि भाई नवंबर 23 में ये आ चुका है, तो May 24 में नहीं आएगा। लेकिन सर पहले पेपर में उसने मेरे को झटका दे दिया, पहले ही पेपर में उसने जो पहला ही क्वेश्चन है वो रिपीट कर दिया सेम टू सेम, है ना। जो नवंबर 23 में पूछा था और जो May 24 में पूछा था अकाउंट्स के पेपर में, ठीक है ना। अकाउंट्स के पेपर के अंदर तो उसने काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट किए। उसने जो है मेरे को याद आता याद है, AS 16 रिपीट किया, है ना। AS 20 रिपीट किया। 10 मार्क के तो उसने रिपीट ही क्वेश्चन पूछे जो उसने सेम नवंबर 23 में पूछे थे, है ना। उसके अंदर एक हाथ दो पॉइंट एडिशनल नीचे ऊपर किया बस। तो वही है। और May 24 के सिलेबस के लिए तो नए नए AS भी आए हुए थे, 3 4 5 कुछ नए AS भी आए हुए थे एडिशनल, जो कि नवंबर 23 में नहीं थे। तो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई वो AS पूछेंगे। हार्डली एक आधा AS पूछा, वो भी MCQ में। नया नया AS जो May 24 के अटेम्प्ट से जो है एप्लीकेबल था, नवंबर 23 तक नहीं था। बताओ। तो इंस्टीट्यूट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था, उसने हार्डली नई चीज़ें पूछी, है ना। उसने वही पूछा जो कि नवंबर 23 के एग्जाम में भी था। एक हाथ की तरह MCQ में थोड़ा बहुत पॉइंट नीचे ऊपर किया, या फिर एक 4 5 मार्क के लिए उसने कोई चीज़ पूछा तो पूछा, वो भी कोई एक आधे पेपर में, है ना। तो वो थोड़ा सा उसने गेम खेली हमारे साथ, तो उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैंने भी काफ़ी प्रोडिक्शन की थी, लेकिन मेरी प्रोडिक्शन भी जो है काम करी नहीं, कि वे इंस्टीट्यूट जो करता है वो कोई नहीं बता सकता आपको, है ना। तो लेकिन अगर अब अपने लेक्चर की अगर बात करें तो कल के लेक्चर में अपन जो है काफ़ी चीज़ें देखी। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के बारे में अपन ने बात किया कि एक्सटर्नल एनालिसिस में कैसे अपन जो है क्या क्या चीज़ें जो है अपन एनालाइज करते हैं, और इंटरनल में अपन क्या करते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बेसिकली समझने वाला पार्ट है। और कॉमन सेंस है कि यार कस्टमर एनालिसिस अपन करेंगे तो क्या क्या चीज़ें अपने को पता लगेगी, भाई कस्टमर का वांट क्या है, नीड क्या है। अपने को मोटिवेशन मिलेगा कि कस्टमर डिमांड दिखा रहा है, तो चलो अपन भी अच्छे से जो है चीज़ों को जो है प्रोड्यूस करते हैं। डिमांड जो है मतलब चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं इन द सेंस कि अपन अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अच्छे से करते हैं, है ना। कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बिकॉज डिमांड अच्छी खासी आ रही है। तो वो सारी जगह पे आपको मोटिवेशन मिलेगा। कंप्यूटर एनालिसिस अगर आप करोगे तो आपको जो है आपके कंप्यूटर के बारे में पता लग जाएगा, है ना। वो क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है, वो कैसे आगे मूव करने वाला है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। मार्केट एनालिसिस करोगे तो मार्केट में
आपको पता लग जाएगा कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या ग्रोथ रेट है, ठीक है ना, मार्केट का साइज़ कितना है, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। बैरियर्स कौन से है ना, एंट्री बैरियर है, एग्जिट बैरियर है, कौन से बैरियर्स है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के बैरियर्स होते हैं, आगे अपन डिस्कशन होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है पता लग जाएगी। इन्वायरमेंट एनालिसिस करोगे तो आपको गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है, इकोनॉमिक क्या कंडीशंस बन रही है, कल्चरल क्या चेंजेस हो रहे हैं, कल्चरल क्या आपकी जो है सिचुएशन है ना, डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या है। आगे अपना आज का जो लेक्चर है उसके अंदर अपन डिटेल में ये वाला पार्ट देखने वाले हैं। देखो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये इन्वायरमेंटल एनालिसिस का जो डिटेल वाला पार्ट है वो अपन आज के लेक्चर में जो है देखने वाले हैं। फिर उसके बाद सॉरी इसका इन्वायरमेंटल एनालिसिस बराबर। फिर अपना आता है इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस के अंदर मोटा मोटी अपन ने दो चीज़ें देखी कि अपन परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे और अपने डिटर्मिनेंट्स को एनालाइज करेंगे। डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस मतलब क्या, अपन पास्ट करंट स्ट्रेटेजी को देखेंगे, पास्ट और करंट स्ट्रेटेजी को कंपेयर करेंगे कि भाई कितना इफेक्टिव है। प्रॉब्लम्स देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। कैपेबिलिटीज़ देखेंगे कि क्या अपने पास कैपेबिलिटीज़ है, क्या क्या चीज़ें अपने जो है कंस्ट्रेंट्स की तरह जो है काम कर रही है, रिसोर्सेज है नहीं है, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, वो सारी चीज़ें अपन जो है मोटा मोटी जो है देखने वाले। फिर अपन ने इंडस्ट्री के बारे में बात किया कि भाई इंडस्ट्री जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के जो है हर एक इंडस्ट्री के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। इंडस्ट्री आपकी जो है कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे जो है वेरी करती है, जैसे कि ओवरऑल साइज हो गया, मार्केट का ग्रोथ रेट हो गया, है ना, पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, जोग्राफिक बाउंड्रीज हो गया, नंबर एंड साइज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हो गया, है ना। उसके बाद सर आपके इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हो गए, है ना, डिस्पोजेबल इनकम हो गया, गवर्नमेंट सपोर्ट हो गया। ये सारे फैक्टर्स के बेस पे जो आपकी इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है, वेरी करती है सर। इंडस्ट्रीज आपकी वेरी करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है बन करके निकल के आती है ना। तो ये वाला कल अपन ने जो है पार्ट देखा। उसके बाद अपन ने देखा कि भाई आपका डिफरेंट डिफरेंट इस पे जो है आपका कंपटीशन हो सकता है प्राइस पे कंपटीशन हो सकता है क्वालिटी का कंपटीशन हो सकता है सर्विस पे कंपटीशन हो। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपका कंपटीशन भी होता है, ये भी अपन ने बात देखी इंडस्ट्री के अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद सर अपन ने देखा कि अगर इंडस्ट्री के अंदर जो है अगर आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है ना, इंडस्ट्री अच्छी है, तो एक ठीक ठाक जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ना वो भी उसके अंदर जो है प्रॉफिट जो है निकाल लेगा, डिसेंट प्रॉफिट निकाल लेगा। लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है ना, वो थोड़ा सा मेरा फंबल होता है, थोड़ा सा एडजस्ट मान लो, अनअट्रैक्टिव है अगर आपकी इंडस्ट्री, और इतनी मतलब उसके अंदर जो है मतलब अनअट्रैक्टिव है, मतलब इतनी अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, इतना उसका आगे ग्रोथ नहीं है ना, इतना आगे उसका फ्यूचर नहीं है, तो अगर एक अच्छा आपका जो ऑर्गेनाइजेशन भी रहेगा ना तो भी वो प्रॉफिटेबल जो है नहीं रह पाएगा, प्रॉफिट नहीं निकाल पाएगा। तो ये अपन ने बात देखी। उसके बाद सर अपन किस पे आए, तो उसके बाद अपन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आया कि भाई जब आपका बिजनेस आपके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, यानी कि जब आपका बिजनेस आपके इन्वायरमेंट को समझेगा, हमने सबसे पहली चीज़ क्या देखी कि सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनता है कि या फिर सबसे पहले आप इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करते हो, इन्वायरमेंट को समझते हो। पहले आप इन्वायरमेंट को समझते हो, उसके बाद आप जो है आपकी स्ट्रैटेजी बनाते हो इन्वायरमेंट को समझने के बाद। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपकी इन्वायरमेंट को समझना है, उसके बाद सर आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी, है ना। उसके बाद आपकी क्या बनेगी सर, उसके बाद आपकी जो है स्ट्रैटेजी बनने वाली है। तो ये सीक्वेंस रहने वाला है। इसके अंदर सर आपका इन्वायरमेंट के साथ जो है क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इंटरेक्ट करोगे इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करोगे तो सर क्या होगा, आपको जो है बेनिफिट्स होंगे। तो किन किन वेज में आपको बेनिफिट होंगे, कैसे कैसे आपको जो है बेनिफिट्स होंगे जब आपके इन्वायरमेंट के साथ आपका बिजनेस इंटरेक्ट करेगा, यानी कि बेसिकली अपन इंटरेक्ट करेगा, यानी कि आपके इन्वायरमेंट को समझ के क्या बेनिफिट्स होंगे, है ना। जैसे जैसे आप इन्वायरमेंट को समझोगे वैसे वैसे आप आपकी स्ट्रैटेजी बनाते चलोगे। तो बेनिफिट क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट को समझ के अपने बेनिफिट क्या हो रहा है, तो इन्वायरमेंट को समझ के इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके अपने को बेनिफिट ये हो रहा है कि अपन जो है बेसिकली क्या कर पा रहे हैं, अपन अपने अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को जो है क्या कर पा रहे हैं, डिटरमाइन कर पा रहे, है ना। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को अपन डिटरमाइन कर पा रहे, अपन नए आपके कस्टमर के वांट्स, है ना, क्या क्या चेंजेस हुए लॉस के अंदर, सोशल बिहेवियर कैसा है आपके सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है, क्या नया प्रोडक्ट आपका कंप्यूटर लेकर के आ रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है जान सकते हैं, ठीक है। यानी कि अपन क्या कर पा रहे हैं, अपने अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को डिटरमाइन कर पा रहे हैं। दूसरा अपने को जो है डायरेक्शन मिलेगा किसके लिए, ग्रोथ के लिए। किसके लिए डायरेक्शन मिलेगा, ग्रोथ के लिए अपने को डायरेक्शन मिलेगा। अपने को कुछ ऐसे एरियाज पता चलेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ पे अपन जो है ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं उस एरिया में, उस एक्टिविटी में अपन क्या कर सकते हैं, अपने उस एक्टिविटी के अंदर अपन फर्दर एक्सपांड करके जो है ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर आप क्या कर पाओगे, कंटिन्यूसली लर्न कर पाओगे। आपका जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है, आपके जो मैनेजर्स वगैरह है, वो मोटिवेट होंगे कि भाई कंटिन्यूसली वो अपने आप को अपडेट करते रहे, जो जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना। अपने नॉलेज को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहे, अपने स्किल्स को जो है अपग्रेड करे, है ना, अच्छे से सारी चीज़ों को समझे,
एंड जो भी चेंजेस होने वाले हैं इन फ्यूचर उसको थोड़ा जो है प्रिडिक्ट कर सके वो लोग, अपनी जो है प्रिडिक्शन की एबिलिटी है उसको भी जो है थोड़ा सा वो बढ़ा दे। तो कंटिन्यूस लर्निंग, आप कंटिन्यूस लर्न आप कर पाओगे, आपके मैनेजर्स कंटिन्यूसली चीज़ों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, अपना नॉलेज इंक्रीज कर पाएंगे, तो ये अपने को बेनिफिट होगा। फिर अपने को जो अगला बेनिफिट हो रहा है वो हो रहा है अपने को इमेज बिल्डिंग का, कि अपन एक अच्छा पॉजिटिव इमेज बिल्ड कर पाएंगे। ये देखो लिखा ना उन्होंने यहाँ पे कि अपन एक अच्छा क्या कर पाएंगे, पॉजिटिव इमेज बिल्ड कर पाएंगे। पॉजिटिव इमेज अपन कैसे बिल्ड कर पाएंगे, तो अपन ने सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल जो है डिस्कस किया था, जीन्स का एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया था यहाँ पे, कि पहले अपने को जो है क्या लगता था, पहले एक ज़माने में ऐसा ट्रेंड चला था कि भाई अपने को फटा हुआ जीन्स चाहिए, है ना, अपने को एक सीधा साधा अपना जो प्लेन जीन्स जैसे आता है वैसा जीन्स अपने को नहीं चाहिए, अपने को फटा हुआ जीन्स चाहिए। तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, कस्टमर यहाँ पे क्या कर रहा है, डिमांड दिखा रहा है कि यार मेरे को फटा हुआ जीन्स चाहिए। एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके कपड़े बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जीन्स मैन्युफैक्चर करने वाली है, इसमें अपन ने एग्जांपल लिया था लेविस का, कि भाई लेविस आपका जीन्स बनाता है, तो लेविस क्या करेगा यहाँ पे, लेविस यहाँ पे करेगा क्या, रिस्पॉन्सिव रहेगा, अपने रिस्पॉन्सिवनेस दिखाएगा कि भाई अगर तुम डिमांड दिखा रहे हो तुरंत मैं उसको जो है रिस्पॉन्ड करूंगा, तुरंत मैं तुमको वो सप्लाई दूंगा, है ना। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से उसके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, बोलेगा भाई मेरे को जो भी चीज़ लेनी होगी ना मैं तेरे इधर से ही लेगा, अभी वो चाहे फटी हुई जीन्स हो, नॉर्मल जीन्स हो, कोई भी और कपड़ा हो, मैं तेरे इधर से लेगा। क्यों, क्योंकि तूने मेरी डिमांड जो मैंने दिखाई उसको तूने केटर किया, उसको तूने इंस्टेंटली केटर किया, उसको तूने इंस्टेंटली समझा। तो ये तुम कब समझ पाओगे, जब तुम इन्वायरमेंट को समझ रहे हो, इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हो, है ना। इसके वजह से आपकी क्या हो जाएगी, इमेज बढ़ जाएगी, इमेज अच्छी हो जाएगी, है ना। आप जो है क्या कर पाओगे, आपके कस्टमर की नीड को जो है क्या कर पाओगे, केटर कर पाओगे। रिस्पॉन्सिवनेस आप शोकेस कर पाओगे कि भाई मैं रिस्पॉन्सिव हूँ, जैसे ही तू कुछ भी मतलब मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, तू इमीडिएटली मैं देखो क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, तो रिस्पॉन्सिवनेस दिख रहा है। और इससे क्या होगा सर, इससे अपन जो है अपने कॉम्पिटिटर्स के ओवर जो है अपन जो है कंप्यूटर को अपने हरा करके विक्ट्री हासिल कर पाएंगे, और अपने नए कस्टमर्स को भी जो है विन कर पाएंगे। तो ये एक अपना बेनिफिट था इमेज बिल्डिंग का। अच्छा, अगला लास्ट बेनिफिट अपना कौन सा है सर इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप कंपटीशन से मुलाकात कर पाओगे, यानी कि यू कैन मीट योर कॉम्पिटिशन। ठीक है, आप कंपटीशन को मीट करना मतलब क्या, यानी कि आप आपके कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हो, उसकी स्ट्रैटेजी को समझ सकते हो कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज अपने बिजनेस के अंदर लगा रहा है, कैसे उनको फॉर्मुलेट कर रहा है ना। उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी स्ट्रैटेजीज जो है क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ताकि आप उसको जो क्या कर सको, उसको हरा सको। उसको आपको क्या करना है, आप उसको हराना है। उसको कैसे हरा सकोगे, तो उसको आप तभी हरा सकोगे जब आप उसकी स्ट्रैटेजी को समझ रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, एंड फिर ही आपकी जो है उसको जो है आप क्या कर पाओगे, उसको आप जो है हरा सकोगे। तो ये जो आपके 5 पॉइंट है, 5 ही है ना, हाँ 5 पॉइंट है। ये 5 पॉइंट सर आपके किसके अंदर, कौन से क्वेश्चन के आंसर है, तो ये क्वेश्चन है सर क्या, कि जब बिजनेस इंटरेक्ट करेगा अपने इन्वायरमेंट के साथ पे तो बेनिफिट क्या होगा। May 24 का ये क्वेश्चन था जिसको अपन ने अच्छे से कवर किया था कल के लेक्चर में। ये तो जस्ट अपन ने एक रिवीजन ले लिया कि कैसे अपन ने जो है कल के लेक्चर में चीज़ों को डिस्कस किया था। आज अपन आज की जो है अपना जो कार्यक्रम है उसको जो है अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज के जो है अपने लेक्चर के अंदर अपनी जो है थोड़ी सी बेसिक बातें होगी। ये शायद अगर आप जो है फाउंडेशन लेवल पे बीसी के या फिर इकोनॉमिक्स के अंदर भी थोड़ी बहुत चर्चा आपके मतलब जिस भी फैकल्टी से आपने फाउंडेशन के अंदर पढ़ा होगा, तो उसके अंदर थोड़ी सी चर्चा आपके माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में हुई रहेगी। 12th में भी सर इसका थोड़ा सा पार्ट अपने को आता है। बीसी के अंदर भी जो है इसके बारे में चीज़ें मतलब समझाई जाती है, अपने को पढ़ाई जाती है आपके सीए फाउंडेशन लेवल पे। तो काफ़ी कुछ जो है चीज़ें आपको जो है आने वाले कुछ टाइम में जो अपन डिस्कशन करने वाले वो पता होगी, है ना। बट स्टिल अपना काम है इन सारी चीज़ों को देखना। अपन रेगुलर बैच कर रहे हैं तो अपने को सारा कुछ डिटेल में समझना है, पढ़ना है, अच्छे से करना है। तो इसके लिए सर आप लोग जो है थोड़ा सा पेशेंस दिखाइएगा, है ना। और अपन जो है समझते हैं कि आपका माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है और आपका मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा अपने ये लेक्चर देख रहा हो जो कि डायरेक्ट एंट्री से आया हो, ठीक है, जो कि डायरेक्ट एंट्री से आया हो, जिसने कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो उसको शायद इतना क्लैरिटी नहीं होगा माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट का। तो अपन एक बार अच्छे से सारी चीज़ को यहाँ पर डिस्कशन कर लेते, तो तुमको भी जिनको पता है उनको थोड़ा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है ना, उनको अच्छे से जो है इस बार जो है पता लग जाएगा। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि अपने को लगता है कि अपने को पता है लेकिन होता है कि अपने को सिर्फ ऊपर ऊपर से पता रहता है, अपने को जो है अच्छे से जो है डिटेल में पता नहीं रहता है। और एग्जाम में बाई चांस आपको वो दे देता है एक छोटा मोटा क्वेश्चन कि भाई माइक्रो या फिर मैक्रो के अंदर डिफरेंस बताया, या फिर है ना दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, ऐसी है भाई, है ना। क्या फिर माइक्रो को एक्सप्लेन कर दे, फिर मैक्रो को एक्सप्लेन कर दे, तो कुछ भी कर सकता है। तो अपने को प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। तो अच्छे से एक बार अपन जो है सारी चीज़ को जो है समझ लेते हैं। तो सर माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है और मैक्रो एनवायरनमेंट क्या रहता है, याद रखना। माइक्रो एनवायरनमेंट जो है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन से जो है रिलेट करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, यानी कि सर छोटा एरिया है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा, मतलब आप आपका ऑर्गेनाइजेशन देखो, यहाँ पे पूरी दुनिया है,
आपकी एक दुनिया के अंदर पूरा सिर्फ आपका सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन तो छोटा हो गया ना एक पूरी दुनिया के सामने, है ना। पूरी दुनिया के सामने तो एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा हो गया। अच्छा दुनिया को भी हटाओ, आपकी कंट्री के सामने, आपकी कंट्री के अंदर कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, है ना, कितने सारे लोग रहेंगे, है ना। अपने इंडिया के अंदर कितने सारे लोग हैं, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उसके अगर आगे अपन अपनी कंपनी को देखेंगे ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत छोटी सी है ना। तो सिर्फ जब अपन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो वो आगे आपका माइक्रो लेवल। जब आप एज अ कंट्री लेवल पे बात करते हो ना चीज़ों को, तो वो आगे आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। तो एक बेसिक बेसिक जो है यहाँ पे डिफरेंस रहता है। माइक्रो एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू अ स्मॉल एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इन्फ्लुएंसेज एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली एंड डायरेक्टली। क्योंकि आपका सर ये एनवायरनमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। तो ये रेगुलरली एंड डायरेक्टली आपको जो है अफेक्ट करता है। माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स, कंज्यूमर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएटीज, कॉम्पिटिटर्स, है ना। ये सारे लोगों को जो क्या होता है आपके माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। दीज आर स्पेसिफिक टू सेड बिजनेस, सेड बिजनेस को लेकर के स्पेसिफिक रहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे रिलायंस की अगर अपन बात करें तो रिलायंस के कस्टमर जो है स्पेसिफिक रहेंगे, रिलायंस के जो मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स रहेंगे वो स्पेसिफिक रहेंगे, रिलायंस के कॉम्पिटिटर्स जो रहेंगे वो स्पेसिफिक रहेंगे, रिलायंस के जो सप्लायर्स रहेंगे वो स्पेसिफिक रहेंगे। वही मैं टाटा की बात करूँ तो टाटा के कॉम्पिटिटर, टाटा के कंज्यूमर्स, टाटा के मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, टाटा के सप्लायर्स, ये सारे जो है डिफरेंट रहेंगे। तो सेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के जो है ये सारी चीज़ें क्या होती है, स्पेसिफिक रहती है। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करोगे तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के केस में सारे सप्लायर्स, कंज्यूमर्स वगैरह डिफरेंट हो जाएंगे, है ना। टू द सेट बिजनेस और फर्म एंड अफेक्ट इट वर्किंग ऑन डायरेक्ट एंड रेगुलर बेसिस। ये तो अपन ने देख लिया कि डायरेक्टली एंड रेगुलरली ये इन्वायरमेंट अपने को अफेक्ट करता है। विद इन द माइक्रो एनवायरमेंट और द इमीडिएट एनवायरमेंट इन विच अ फर्म ऑपरेट्स वी नीड टू एड्रेस द फॉलोइंग इशूज़। कुछ इशूज़ आते हैं आपके माइक्रो एनवायरमेंट के अंदर जो कि आपको क्या करना है, एड्रेस करना है ना, जो कि आपको क्या करना है, एड्रेस करना है। तो कौन से वो इशूज़ है उसको समझ लेते हैं अपन एक बार। द एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ दे आर ऑर्गेनाइज। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपके एम्प्लॉय लोगों को जो है समझना है कि आपके एम्प्लॉय लोगों का क्या नेचर है, कैसे वो काम करते हैं, है ना, क्या उनके काम करने का तरीका है, कैसा वर्क कल्चर अपने को उनको प्रोवाइड करना है ना। तो ये अपने को एम्प्लॉयज़ लोगों को समझना पड़ेगा। देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ दे आर ऑर्गेनाइज, कैसे आपने उनको ऑर्गेनाइज किया हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एम्प्लॉय आपका अच्छा है, मोटिवेटेड है, ठीक है, मन लगा करके काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है ना, या फिर कामचोर एम्प्लॉय है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसका, आपको ये पता करना है ना, ये इशू को आपको एड्रेस करना है। और कैसे आप उनको ऑर्गेनाइज करोगे, कैसे आप उनको मैनेज करोगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क रहता है। तो ये आपका क्या रहता है सर, एक इशू आता है माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो कि आपको एड्रेस करना है, जो कि आपको समझना है। द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस ऑन विच द फर्म रिलाइज फॉर बिजनेस। आपका क्या एग्जिस्टिंग कस्टमर का बेस है उसको आपको समझना पड़ेगा, क्या एग्जिस्टिंगली आपका कस्टमर का बेस कैसा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टेशनरी बनाने वाली कंपनी हूँ, तो मैं स्टेशनरी बना रहा हूँ, तो मेरा मेरा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस क्या रहेगा, हो सकता है स्टूडेंट्स हो, है ना, ऑफिस गोइंग जो लोग होते हैं वो हो, ठीक है ना। काफ़ी बारी कोई ऐसी कंपनी होती है जो कि ऑफिस रिलेटेड कोई भी स्टेशनरी नहीं बनाती, जो कि स्टूडेंट्स रिलेटेड ही स्टेशनरी बनाती है, जैसे कि, है ना, क्रिएटिव, ऐसे कार्टून वगैरह वाले पेंसिल्स वगैरह, कार्टून वगैरह के कंपास बॉक्स वगैरह, है ना। तो वो सिर्फ एक स्टूडेंट को लेकर के जो है ध्यान में रख करके बना रही है। तो मेरा कस्टमर बेस क्या रहेगा, स्टूडेंट लोग, है ना। एग्जिस्टिंग कस्टमर मेरा कस्टमर बेस क्या रहेगा, स्टूडेंट लोग होगा अगर स्टेशनरी कंपनी की अगर अपन बात करते हैं, है ना। उसमें टिपिकली अपन सिर्फ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, मतलब हो सकता है स्टेशनरी की बात करें तो ऑफिस गोअर्स भी जो है स्टेशनरी को यूज़ करते हैं, और भी जो लोग जो है छोटे मोटे काम के लिए अपने स्टेशनरी को जो है यूज़ करते हैं। लेकिन वो अपना जो है मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर बेस अपने स्टूडेंट्स ही रहते हैं स्टेशनरी कंपनी के लिए। तो वो अपने को जो है आइडेंटिफाई करना है कि भाई एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस मेरा क्या है, जिसके ऊपर मेरा धंधा चल रहा है आज की डेट में। तो इसको अपन जो है समझना है, एंड उनको अपने को अच्छे से जो है समझ के मैनेज करना है, उसके अकॉर्डिंगली अपने को आगे काम करना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है। द वेज इन विच द फर्म कैन रेज इट्स फाइनेंस, किन वेज से आप जो है आपके फर्म के लिए फाइनेंस रेज कर सकते हो, लोन ले सकते हो, खुद अपना जो है कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर सकते हो, खुद के पास कैश पड़ा है घर में उसको ला करके और बिजनेस में लगा सकते हो, लोन ले सकते हो। अभी लोन भी किससे लेना है, बैंक से लेना है, कोई अपने दोस्त वगैरह से लेना है, फैमिली वगैरह से लेना है ना। मल्टीपल वेज रहते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, फाइनेंस के मल्टीपल वेज है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने लिए फाइनेंस जो है क्या कर सकते हो, फाइनेंस जो है ढूंढ सकते हो। अब आपको कौन से वे से ढूंढना है वो आपको देखना है, आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, आपको जो है क्या मतलब बंदोबस्त वगैरह क्या है ना। आपके पास कैश है, बाहर से लेना पड़ेगा, कैसे लेना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको जो है देखनी समझनी है। और आपके अलग अलग रास्ते रहेंगे, वो अलग रास्तों में से कुछ एक रास्ता आपको चुनना पड़ेगा जिससे आप क्या करोगे, फाइनेंस को रेज करोगे। तो ये भी एक इशू आपको जो है यहाँ पे समझना पड़ेगा। हु आर द फर्म सप्लायर एंड हाउ आर दे लिंक्ड बिटवीन इधर हाउ आर द लिंक्स बिटवीन द टू बीइंग डेवलप। अच्छा मेरे को लगा दे आना चाहिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। वो लोग बोल रहे हैं कि आपके जो क्या है,
कौन आपके फर्म के सप्लायर्स है, कौन कौन लोग जो है आपको माल सप्लाई करता है, माल बनने के आपका रॉ मटेरियल है ना, सप्लायर्स आपको क्या करते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो कौन से आपके सप्लायर्स है, किन किन से आप कौन से सप्लायर से आप जो है रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हो, और कैसे आपने जो है उनको जो है लिंक करके रखा है अपने बिजनेस और आपके सप्लायर्स को, मतलब कैसे आपने लिंक करके रखा है, कैसे आपके उनके साथ रिलेशन है, कैसे आप उनसे जो है मटेरियल को प्रोक्योर करते हो, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम वगैरह क्या रहेगा, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें आपको जो है क्या करना है, हैंडल करनी है। द लोकल कम्युनिटी विच विद इन विच द फर्म्स ऑपरेट, बेसिकली आपकी सोसाइटी, लोकल कम्युनिटी यानी कि जहाँ पे आपकी सोसाइटी, जहाँ पे भी आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्टेब्लिश है, उसके आसपास की क्या रहने वाले लोगों का आपका क्या ओपिनियन वगैरह है, रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आसपास अपने ऑर्गेनाइजेशन के वजह से, तो वो सारी चीज़ें भी अपने को जो है मैनेज करनी, वो भी अपने माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा है, वो भी इशू अपने को माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर एड्रेस करना है। द डायरेक्ट कंपटीशन एंड देयर कंपेरेटिव परफॉर्मेंस, आपका कंपटीशन भी जो है माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आता है, तो आप आपके कंपटीशन को जो आइडेंटिफाई करोगे और उसके जो है आप एनालिसिस करोगे कि क्या स्ट्रैटेजी वो यूज़ कर रहा है ना, कैसे उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी परफॉर्मेंस के साथ अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। तो मोटा मोटी आप जो है क्या कर रहे हो, ये सारे इशूज़ को माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर रहे हो, ठीक है ना, ये सारे इशूज़ को आप क्या कर रहे हो, माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो। मेरे ख्याल से आपको माइक्रो एनवायरनमेंट तो यहाँ तक क्लियर रहेगा, अगर नहीं क्लियर है तो एक बार आराम से फिर से इस पार्ट को रिवाइंड करके देख लो, तुमको क्लियर हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ है नहीं, मतलब माइक्रो एनवायरनमेंट ऐसा मेरे को नहीं लगता एग्जाम में पूछेगा इंस्टीट्यूट, क्योंकि कुछ ऐसा मतलब है नहीं उसके वजह से यहाँ पे पूछने के लिए। इश्यूज़ वगैरह शायद से वो तुमको पूछ ले, अगर उसको इच्छा है कि अगर इश्यूज़ पे एक उसको क्वेश्चन पूछना है डायरेक्ट तुमसे, तो वो शायद वो तुमको पूछ सकता है, उसके साथ बोल सकता है कि भाई माइक्रो एनवायरनमेंट को डिफाइन कर दे, तो तुमको ये वाला पूरा पार्ट जो है लिखना पड़ेगा, है ना, अगर कल को ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बट मेरे से पूछोगे तो मेरे को थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा क्वेश्चन भी उनको देखने वाला, बिकॉज उसके ये सारी चीज़ों के अलावा भी आगे बहुत कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि वो एग्जाम में पूछ सकता है ना। तो ये कंटेंट मेरे को नहीं लगता इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अपन ने पढ़ लिया, समझ लिया, तो अपना काम हो गया, है ना। अब आता है सर अपन अगले एनवायरनमेंट की तरफ, वो आता है सर आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट की तो अपन ने बात कर दी, लेकिन अभी बात करते थोड़ा सा मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था सर कि मैक्रो एनवायरनमेंट यानी क्या, पूरे आप ऐसे आपके कंट्री लेवल पे सोचो। माइक्रो एनवायरनमेंट पे अपन क्या कर रहे हैं, अपने सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देख रहे हैं। एक पूरी कंट्री है, उसके अंदर अपनी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर अपन सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे देख रहे हैं तो वो आपका एनवायरनमेंट माइक्रो एनवायरनमेंट बनेगा। लेकिन अगर जब अपन कंट्री एज अ होल बात करते हैं, है ना, कंट्री एज अ होल अपन देखते हैं, तो वो अपन देखते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट में चीज़ें क्या हो रही है, वो अपना फिर मैक्रो एनवायरनमेंट जो है बन जाता है वहाँ पर। तो समझते हैं सर, मैक्रो एनवायरनमेंट को देखते हैं अपन डिटेल में, क्या बोलता है सर अपना नोट्स। तो मैक्रो एनवायरनमेंट हैज़ अ ब्रॉडर डायमेंशन एज इट्स कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स आपके जो है मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो है आते हैं सर। और मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, थोड़ा सा ब्रॉडर डायमेंशन है, बिकॉज हम लोग सिर्फ यहाँ पे ऊपर माइक्रो के अंदर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की अपन बात कर रहे थे। मैक्रो के अंदर अपन कंट्री एज अ होल जो है सारे डिस्कशन करने वाले, तो मैक्रो एनवायरनमेंट आपका जो है क्या हो गया, ब्रॉडर डायमेंशन हो गया। द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिलेवेंट इन्वायरमेंट इंटू कंपोनेंट्स और सेक्टर्स हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू कोप अप विद द कॉम्प्लेक्सिटी, comprehend the difference, influence, operating and relating the environmental changes to its strategic management process। बोल रहा है बेसिकली, जब आप क्या कर रहे हो, जब आपका क्लासिफिकेशन कर रहे हो ना आपके रिलेवेंट इन्वायरमेंट का टू कंपोनेंट्स या फिर सेक्टर्स, अब अलग अलग आपके कंपोनेंट्स बना रहे हो, अलग अलग आप क्या कर रहे हो, आपके सेक्टर्स बना रहे हो आपके इसके अंदर, इसके इन्वायरमेंट के अंदर में। तो आप उससे आपका जो है वैसे क्या कर रहे हो, आप उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो सेक्टर के बेसिस पे, आपके इसके बेसिस पे, कंपोनेंट्स के बेसिस पे। हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू कोप अप विद कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये आप जो क्लासिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है, कंपोनेंट्स या फिर सेक्टर के बेसिस पे, तो आपको मदद किस में मिल रही है, इसमें मदद आपको मिल रही है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को, है ना, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को जो है कम करने में, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने में। हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू कोप अप विद इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। कंप्रहेंड द डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस ऑपरेटिंग, आपके जो ऑपरेशंस को डिफरेंट चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसको आप जो है थोड़ा जो है कम कर सकते हो। एंड रिलेटिंग द इन्वायरमेंटल चेंजेस टू इट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, और जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना, वो आप आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस के थ्रू आउट आप क्या कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो, है ना। तो ये आप क्यों कर पा रहे हो, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप आपका जो इन्वायरमेंट है उसको आप क्लासीफाई कर रहे हो कंपोनेंट्स एंड सेक्टर्स के बेस पर, अलग अलग सेक्टर्स बना रहे हो, अलग अलग कंपोनेंट्स बना रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है थोड़ी सी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जा रही है ना, थोड़ी सी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जा रही है। आपके जो अलग अलग फैक्टर्स है जो कि आपके ऑपरेशन को अफेक्ट करते हैं, जो कि आपके ऑपरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस आप जो है अपने कंट्रोल में ला सकते हो, है ना। उनके उनके इन्फ्लुएंस को आप थोड़ा सा जो है क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, है ना।
आप जो आपके जो इन्वायरमेंट के चेंजेस हो रहे हैं, आप आपके इन्वायरमेंट के चेंजेस को क्या कर सकते हो, आप आपके इन्वायरमेंट के चेंजेस को अडाप्ट कर सकते हो। बिकॉज हमको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से अपडेटेड रखना है ना। तो जब जब चेंजेस आएंगे अपने को उन चेंजेस को समझना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वो अपन जो है आराम से कर पाएंगे जब अपन क्या कर रहे हैं, जब अपने इन्वायरमेंट को अपन कंपोनेंट्स एंड सेक्टर्स में जो है क्लासीफाई कर रहे हैं। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ ऑल द इंडिविजुअल टीम्स, ऑल द इंडिविजुअल्स, जितने भी आपके लोग हो गए, इंडिविजुअल पीपल हो गए, है ना, ऑल दे आर आपके टीम्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एजेंसी हो गए, है ना, ये सारी चीज़ों से जो है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है भरा पड़ा है। एंड फैक्टर्स दैट इट रूटीनली इंटरेक्ट्स विद व्हेन कंडक्टिंग बिजनेस, और जो भी फैक्टर्स जिनसे आप रूटीनली इंटरेक्ट करते हो ना, यानी कि समय समय पे इंटरेक्ट करते हो ना, वो सारे फैक्टर्स आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आ गए। In addition to carrying out transaction, it develops and puts into an action pertinent plans and policies to address environmental changes. आप क्या करते हो सर, इसके एडिशन में आपका कैरी आउट करते हो, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स कैरी आउट कर सकते हो, है ना, बहुत सारे ट्रांजेक्शन आप कैरी आउट करते हो। इट डेवलप्स एंड पुट्स इनटू एक्शन पर्टिनेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज, अब आपके प्लान्स वगैरह डेवलप करते हो, है ना, उनको आप क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, उनको एक्शन में लेकर के आते हो, है ना। एंड पॉलिसीज टू एड्रेस इन्वायरमेंटल चेंजेस, जो भी आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए आप प्लान वगैरह बनाते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो। इट नेगोशिएट इट वेज इनटू फ्यूचर एज वेल, और आपकी जो फ्यूचर में चीज़ें होती है वो भी आपको जो है थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने का मौका मिलता है, वो भी आपको पता लग जाता है कि भाई फ्यूचर में चीज़ें कैसे होने वाली है, फ्यूचर में मैं चीज़ों को कैसे हैंडल करूँगा, उसका भी एक थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है जब आप क्या कर रहे हो, जब आप आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जो है देख रहे हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझ रहे हो। ठीक है, तो मैक्रो एनवायरनमेंट की अपनी यहाँ पे बात हो गई, और माइक्रो एनवायरनमेंट की अभी यहाँ पे अपनी क्या हो गई, बात हुई। अब अच्छा अभी अपन क्या करते हैं, अब अपन मैक्रो एनवायरनमेंट को जो है थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर अपन ने क्या बोला, एक ब्रॉडर डायमेंशन है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। इसके अंदर सर आपके इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स आपके माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। बेसिकली मैक्रो एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ योर दीज ऑल फैक्टर्स, जो कि अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये वाले फैक्टर्स, है ना। तो ये एक एक फैक्टर को अभी अपन, अपना काम है कि अपन एक एक फैक्टर को जो है जाकर के डिटेल में देखें, डिटेल में समझे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट को अपन समझते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करते हैं, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के बारे में समझते हैं। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पे आगे पॉलिटिकल, लीगल, ठीक है, फिर आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, है ना। आपका आने वाले टाइम में सारे आपको इन्वायरमेंट जो है देखने को मिलने वाले। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया, है ना। ये सारे इन्वायरमेंट जो है क्या होते हैं, ये सारे इन्वायरमेंट आपके जो है किसमें आते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। सारे फैक्टर्स आपके मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो है आते हैं। माइक्रो में शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, पता नहीं मेरे मुंह से माइक्रो ऐसा कंफ्यूजन में क्यों निकल रहा है, बट मैक्रो एनवायरनमेंट की अपनी बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर अपना कौन सा आ रहा है, तो सबसे पहला फैक्टर अपना जो आ रहा है वो आ रहा है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट का। किसका आ रहा है सर, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट का आ रहा है। समझते हैं सर डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या है। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट बेसिकली ना सर आपकी जो है, आपकी जो पॉपुलेशन है, आप अपनी जो कंट्री है, अपनी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, ठीक है ना, उसकी वो आप जो है डिफरेंट बेसिस पे जो है आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे कि एज हो गया, है ना, जेंडर हो गया, मेल फीमेल, एज हो गया मतलब बच्चे हैं, बड़े हैं, है ना, बूढ़े हैं, कैसा है, एज हो गया, उनके इनकम के बेसिस पे आप जो है उनको क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली अपन क्या देखते हैं, आपके पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। डेमोग्राफिक्स आर द क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक्स का मतलब ही क्या है सर, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। सच एज क्या, सच एज आपके एज हो गया, जेंडर हो गया, इनकम हो गया। तो ये आपका जो है क्या हो गया सर, ये आपके जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पॉपुलेशन के। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, डेमोग्राफिक्स, है ना। डेमोग्राफिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरचेंजेबली आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो डेमोग्राफिक्स क्या हो गया सर, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके, पॉपुलेशन के, जैसे कि एज, जेंडर एंड इनकम, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप, ताकि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप के फीचर्स को समझ सको। ठीक है ना, इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए आप आपके डेमोग्राफिक्स जो है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इनको आप समझते हो, ताकि आपको क्या समझ में आ गया, ताकि आपको जो है आपके स्पेसिफिक ग्रुप के फीचर्स जो है समझ में आ जाए। डेमोग्राफिकली एनालिसिस कंसिडर्स फैक्टर्स सच एज रेस, एज, इनकम, एजुकेशन, पोजीशन ऑफ असेट, हाउस ओनरशिप, जॉब पोजीशन, रीजन एंड डिग्री ऑफ एजुकेशन। बेसिकली जब आप क्या कर रहे हो, जब आपका डेमोग्राफिकल एनालिसिस कर रहे हो, तो ये सारे फैक्टर्स को जो है आप क्या करते हो, ये सारे फैक्टर्स को जो है आप क्या करते हो, ये सारे फैक्टर्स को आप जो है कंसिडर करते हो। रेस, एज, इनकम, एजुकेशन, ठीक है ना, 2-3 याद रखने का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डाटा अबाउट दिस, एक सेकेंड,
Data about these qualities across homes and with a demographic variable are of importance to both businesses and economics. दोनों businesses को भी यहाँ पे फ़ायदा होता है ये सारे डाटा की वजह से, और इकोनॉमिस्ट को भी जो है यहाँ पे फ़ायदा होता है। जो आपके इकोनॉमिक्स की थेरीज वगैरह बना रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है, और बिजनेसेस के लिए भी फ़ायदेमंद होता है ये सारा डाटा, जैसे कि आपका रेस, एज, इनकम, एजुकेशन, ये सारा डाटा। मार्केटर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट रेगुलरली डिवाइड अपॉन पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक मेकअप। ठीक है ना, जितने भी आपके मार्केटर्स होते हैं जो कि मार्केटिंग वगैरह करते हैं, आपके लोग लेते हैं मार्केटिंग वाले, और आपके जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं ये लोग जो है रेगुलरली क्या करते हैं, रेगुलरली आपके पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं ये अबव फैक्टर के बेसिस पे, रेस, एज, जेंडर वगैरह ये सारे फैक्टर के बेसिस पे। इंडिया हैज़ रिलेटिवली यंगर पॉपुलेशन, है ना, इंडिया में यूथ काफ़ी ज़्यादा यंगर पॉपुलेशन है एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर कंपनीज बोल रहा हूँ, मैनी अदर कंट्रीज। मैनी मल्टीनेशनल्स आर इंटरेस्टेड इन इंडिया कंसिडरिंग इट्स पॉपुलेशन साइज, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन सर बहुत ज़्यादा है और स्पेशली यूथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यंगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनी जो है इंडिया में फोकस कर रहा है कि भाई यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के जो अपना ह्यूज पॉपुलेशन है उसको जो है यहाँ पे आकर के केटर करे वो लोग। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है वो लोग। कंसिडरिंग डेमोग्राफिक्स इज ऑफ द इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर एनी बिजनेस। आपका डेमोग्राफिक्स कंसिडर करना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट जो है एरिया है, कि भाई आप आपके डेमोग्राफिक्स को देखो, उनको समझो, उनको कंसिडर करो। आपने जो भी आपका बना रहे हो, कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी वगैरह बना रहे हो, तो कोई भी जब आप स्ट्रैटेजी वगैरह बना रहे हो तो आप आपके डेमोग्राफिक्स को जो है कंसिडर करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू स्टडी डिफरेंट डेमोग्राफिक फैक्टर्स। आपको डिफरेंट डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो है क्या करने, स्टडी करने। पर्टिकुलरली दे नीड टू एड्रेस फॉलोइंग इशूज़। जो आप बिजनेस आपका जो क्या कर रहा है, आपके डेमोग्राफिक फैक्टर्स को जो है क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है ना, वो स्टडी क्यों कर रहा है, और स्टडी इसके लिए कर रहा है ताकि वो इन दो इश्यूज़ को जो है एड्रेस कर सके, है ना। बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस को अपन बोल रहे हैं कि भाई डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो है ना तेरे, जैसे कि एज, जेंडर, इनकम, है ना, ये डेमोग्राफिक फैक्टर्स तेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तू इनको स्टडी कर। ठीक है ना, ये जो डेमोग्राफिक बोल रहा हूँ मतलब अलग ही फंबल हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट मार लेना आज। डेमोग्राफिक जो अपने ये है, डेमोग्राफिक जो अपने फैक्टर्स है ना, ये डेमोग्राफिक फैक्ट डेमोग्राफिक सॉरी सॉरी डेमोग्राफिक ठीक है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर डेमोग्राफिक क्या हो रहा है ये मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है, इतना फंबल क्यों कर रहा हूँ। ठीक है सर, डेमोग्राफिक फैक्टर्स के जो अपन स्टडी कर रहा है अपना ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ये क्यों कर रहा है, तो वो ये इसीलिए कर रहा है ताकि इन दो इश्यूज़ को जो है वो क्या कर सके, एड्रेस कर सके। कौन से है सर वो दो इश्यूज़? पहला इशू तो ये है सर कि व्हाट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स विल अफेक्ट द मार्केट साइज ऑफ द इंडस्ट्री, की कौन से आपके डेमोग्राफिक ट्रेंड्स होंगे जो कि अफेक्ट करेंगे आपके मार्केट साइज को, है ना, आपके इंडस्ट्री के। डेमोग्राफिक ट्रेंड जैसे कि अगर आपका जो है से फॉर एग्जांपल, अगर आपका पॉपुलेशन जो है, मतलब कि एक कंट्री है उसके अंदर डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, है ना, डेथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपका यूथ जो है धीरे धीरे जो है गलत चीज़ों में लग रहा है, और गलत गलत चीज़ों में लग के उनकी डेथ होनी शुरू हो रही है। देखिए, नशे वशे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, ड्रग्स वगैरह ले रहा है, और उसकी डेथ होनी शुरू हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है सर, अपना पॉपुलेशन कम हो रहा है ना, जिसके वजह से सारी दुनिया जो है अपने इंडिया में आना चाहती है। वही जो ये है, वही जो उनका मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वही जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है ना, है ना। तो अपनी मार्केट से जो है धीरे धीरे जो है छोटी होती जाएगी, है ना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक डेमोग्राफिक ट्रेंड आ रहा है, ठीक है ना, डेमोग्राफिक ट्रेंड आ रहा है जिसके वजह से, ठीक है ना, जिसके वजह से क्या हो रहा है सर, हमारा मार्केट साइज कम हो रहा है। ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल सर, अपना जो है अपन ने यहाँ पे जो है एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि अपन जो है मान लेते हैं करके क्या, लोगों का जो इनकम है वो कम हो रहा है, लोगों का इनकम कम हो रहा है तो स्पेंड कम करेंगे। तो इनकम क्या है सर, इनकम एक डेमोग्राफिक ट्रेंड है। इनकम क्या है, ये वाला एग्जांपल तुमको ज़्यादा अच्छे से समझेगा कि जो इनकम क्या है, इनकम अपना डेमोग्राफिक ट्रेंड है ना। इनकम अपना क्या है, डेमोग्राफिक ट्रेंड मतलब डेमोग्राफिक फैक्टर है। अगर लोगों का इनकम कम होगा तो स्पेंड कम करेंगे, अगर वो स्पेंड कम करेंगे तो माल बिकेगा कम, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मार्केट का साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि लोग अभी खरीदने की इच्छा ही नहीं रख रहे। क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि उनके पास इनकम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो खरीदेंगे कहाँ से, खरीदेंगे कहाँ से? तो इसके से हमारा मार्केट साइज पे इम्पैक्ट पड़ेगा सर, है ना। मार्केट साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, लोग एग्जिट लेना शुरू कर देंगे मार्केट से, तो कहीं ना कहीं साइज आपका छोटा हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक डेमोग्राफिक ट्रेंड आ रहा है जो कि अफेक्ट कर रहा है आपकी मार्केट साइज को। ये आप तभी समझ पाओगे जब आप डेमोग्राफिक फैक्टर्स को जो है आप क्या कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, उनको समझ रहे हो, उनको स्टडी कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपने इनकम एक डेमोग्राफिक फैक्टर है, तो उसको आपने स्टडी किया कि भाई लोगों का इनकम जो है कम हो रहा है, तो उसकी वजह से अपने मार्केट साइज पे जो है दिक्कत आ रही है। तो आप कुछ ना कुछ जो है उसकी सोल्यूशन जो है गवर्नमेंट को जो है आप बोलोगे कि भाई गवर्नमेंट कुछ तो करो यार, एम्प्लॉयमेंट वगैरह क्रिएट करो ताकि लोग पैसा वैसा कमाएं, ताकि जो है हमारी मार्केट पे नुकसान नहीं आए, हमारे मार्केट में जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कतें ना है।
पता नहीं, मतलब मेरा स्लिप ऑफ टंग इतना क्यों हो रहा है, फंबल भी कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया, पर ठीक है। दूसरा सर इशू क्या है सर, दूसरा इशू ये है कि व्हाट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। कौन से डेमोग्राफिक ट्रेंड्स मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं या फिर थ्रेट्स लेकर आ रहे हैं। अब जैसे लोगों का इनकम कम हो रहा है, ये मेरे लिए क्या है सर, ये मेरे लिए थ्रेट है। लोगों का इनकम कम होना ये मेरे लिए थ्रेट है। वही दूसरी तरह अगर दूसरी जगह अगर मैं बोलूँ लोगों का इनकम बढ़ रहा है, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो अब क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे। अब इतना इतना पैसा लेके कहाँ जाएंगे, कुछ ना कुछ पैसा तो उड़ाना ही पड़ेगा उनको, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। जब वो पैसा उड़ाएंगे तो मेरा माल बिकेगा, मेरे को प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई ये लोगों का इनकम बढ़ रहा है ना। यूथ जो है, यूथ बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। नए नए जो है जवान बच्चे बन रहे हैं अपने कंट्री के अंदर, है ना। तो उसके अंदर उसकी वजह से अपने को क्या हो रहा है सर, उसकी वजह से अपने को एक अपॉर्चुनिटी है कि सारी मल्टीनेशनल कंपनी आएगी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, है ना। तो उधर अपने को बेनिफिट है। तो क्यों हो रहा है, वो एक डेमोग्राफिक ट्रेंड की वजह से हो रहा है ना, डेमोग्राफिक ट्रेंड की वजह से हो रहा है। तो इसके लिए सर अपने को डेमोग्राफिक फैक्टर्स को स्टडी करना, समझना अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अपन ये दो इश्यूज़ को एड्रेस कर सके। पहला कि कौन सा ट्रेंड अपने मार्केट साइज को अफेक्ट करेगा, एंड कौन सा ट्रेंड जो है अपने लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, फिर कौन सा ट्रेंड अपने लिए थ्रेट लेकर आएगा, ये अपने को जो है समझना है। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट आई होप आपको जो है क्लियर होगा। अब आते हैं सर अपन अपने दूसरे एनवायरनमेंट की तरफ। दूसरा एनवायरनमेंट अगर आप देखोगे तो दूसरा एनवायरनमेंट कौन सा है, तो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट है ना। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट आपका जो है दूसरा एनवायरनमेंट है। समझते हैं सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट है, ठीक है। अ जनरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस ऑलमोस्ट ऑल एंटरप्राइजेज इन अ सिमिलर मैनर। इट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ फैक्टर्स सच एज सोशल ट्रेडिशंस, है ना। आपकी सोसाइटी के अंदर क्या ट्रेडिशंस फॉलो हो रहे हैं, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, क्या वैल्यूज़ है, क्या आपके बिलीव्स है ना। लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। द एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड स्टेट ऑफ सोसाइटी, कि क्या आपका एथिकल स्टैंडर्ड्स है वहाँ पे लोगों के रहने वाले लोगों का, है ना। सोसाइटी का स्टेट कैसा है, अच्छा है, बुरा है ना। लोगों की सोच कैसी है, छोटी सोच है, ओपन सोच है ना। कैसे लोग सोचते, कैसे वो आपका जो है यहाँ पे जो है इसके अंदर जो है कवर हो गया। द एक्सटेंट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि लोग कितने आपस में बटे हुए हैं, है ना। जात पात कितना होता है ना। लोगों का रिलीजन, मतलब स्ट्रैटिफिकेशन, बेसिकली आपका स्ट्रैटिफिकेशन आपको ऑडिट के अंदर ये कंसेप्ट आपको जो है सीखने को मिलेगा एकदम डिटेल में। और जब आप ऐसे 530 पढ़ोगे, आयो अभी तो आपका इंट्रोडक्शन जो हो गया रहेगा ऑडिट का, तो आपको पता रहेंगे एसेस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो एक ऐसे नंबर है ऐसे 530, ठीक है, जो कि आप मेरे ख्याल से अभी तो नहीं पढ़ते हो, इस स्टेज पे तो नहीं पढ़ते, लेकिन आने वाले टाइम में आप पढ़ोगे। ऐसे 530 सैम्पलिंग का जो है आपका ऐसे होता है, जिसके अंदर आपको क्या क्या बताया जाता है, जिसके अंदर आपको एक मेथड बताया जाता है सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग बोलते हैं ना अपन, सैंपल कलेक्ट कर लो, है ना। तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए आपके पास जो है डिफरेंट तरीके के मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है स्ट्रैटिफिकेशन, है ना। तो उसके अंदर आप डिटेल में समझोगे कि स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है। यहाँ पर अपना सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या, वो अगर मैं आपको समझाऊँ तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली ये बोलते हैं ना कि तू हिंदू है तो हिंदू वाले लोग एक तरफ, है ना, मुस्लिम वाले लोग एक तरफ। तो क्या बन गया, ग्रुप बन गया, दो अलग अलग ग्रुप बन गया। तो कितना कितना कितने सोशल अलग अलग ग्रुप्स बन के रखे हुए, है ना, कितने अलग अलग सोसाइटी के अंदर ग्रुप्स बन के रखे हुए। तो ये बेसिकली जो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो गया। फिर आपका सर सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कितना चलता है, कोहेसिवनेस कितना है, यानी कि लोग कितना एक साथ रहते हैं, कितना जो है दूर दूर रहते हैं, मतलब कि कितना एकजुट बन करके काम कर रहे हैं वो लोग, है ना। मतलब बेसिकली यूनिटी कितनी है उनकी उनके बीच में, है ना। वो सारी चीज़ें जो है आपका जो है इसके अंदर जो है आपके ये फैक्टर के अंदर जो है क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। It differs from demographics in the sense that it is not characterized it is not the characteristics of the population, but it is the behavior and the belief system of the पॉपुलेशन। सर ये कोई डेमोग्राफिक की तरह कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये बेसिकली आपके बिहेवियर को हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, कि आपकी पॉपुलेशन का बिहेवियर क्या है, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं देख रहे। डेमोग्राफिक के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अंदर बेसिकली डेमोग्राफिक इज ओनली डेमोग्राफिक मतलब क्या, कि कैरेक्टरिस्टिक, आप पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो। यहाँ पर हम लोग कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं देख रहे पॉपुलेशन का, यहाँ पर बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली अपन सिर्फ उनका बिहेवियर को समझ रहे हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है, कैसे वो लोग एक सोसाइटी के अंदर जो है रहते हैं, ये अपन समझ रहे हैं, है ना। द सोशल एनवायरनमेंट प्राइमरीली अफेक्ट्स द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। जो आपका सोशल एनवायरनमेंट रहता है ये प्राइमरीली क्या करता है, अफेक्ट करता है आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द एरियाज ऑफ मिशन एंड ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ठीक है, कौन से एरियाज में स्पेसिफिकली अपने को अफेक्ट होता है,
मिशन एंड ऑब्जेक्टिव को जो है सेट करने में जो अपने को जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है। अभी आपके सोसाइटी के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं, है ना, आपकी सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, जहाँ आप रह रहे हो काफ़ी सारे अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। आपने एक मिशन रखा है कि यार मेरे को पर्टिकुलर जो है एक एक ग्रुप को जो है मेरे को केटर करना है। से फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो कि बोल रही है मैं मेरा माल बेचूंगा, लेकिन मैं सिर्फ मेरा माल हिंदुओं को बेचूंगा, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी होगी वो जो है थोड़ा सा मतलब चिढ़ जाएगी कि भैया ऐसे कैसा मिशन रख रहा है, ऐसे कैसे तेरा ऑब्जेक्टिव रख रहा है तू, ये तो गलत ऑब्जेक्टिव है ना। तो आपको मिशन एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। आप बोलोगे कि मेरे को सारी दुनिया को जो है माल बेचना है, लेकिन हिंदू को बोलेंगे कि भाई तुम उनको कैसे बेच रहे हो, और मुस्लिम बोलेंगे कि भाई तुम हिंदू को कैसे बेच रहे हो। सिर्फ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब मेरे को और कोई एग्जाम्पल यहाँ पे सूझ नहीं रहा है, तो ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, दिल पे मत लो कुछ भी, है ना, कुछ को कैसे ठेस पहुँचाने का मेरा इंटेंशन नहीं है, बस मैं तुमको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यार एक कैसा ग्रुप बन रहा है ना। हिंदुओं के अंदर भी सब स्ट्रेटिफिकेशन कर लो तुम, अलग अलग हिंदुओं ने अपने अपने ग्रुप बना के रखे हुए, है ना। तो वो मतलब वो तुम समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो तुम, मतलब मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ, बस उसका मेरा एक इंटेंशन है। तो तुम्हारा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने में तुमको दिक्कत आएगा। तुम एक कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए अगर मिशन सेट कर रहे हो तो दूसरी कम्युनिटी चिढ़ जाएगी, और अगर तुम एक दूसरी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव मिशन वगैरह सेट करते हो तो बाकी की कम्युनिटीज आपसे जो है थोड़ा सा नाराज हो जाएगी, थोड़ा सा आपसे चिढ़ जाएगी। एंड डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड मार्केट्स। तो बेसिकली आपका सोशल कल्चर एंड एनवायरनमेंट आपको समझना क्यों ज़रूरी है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, वो इसीलिए ज़रूरी है ताकि वो लोग जो है अपने मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स को जो है सही तरीके से जो है क्या कर पाए, सही तरीके से डिफाइन कर पाए, है ना, सही तरीके से सेट कर पाए। इसलिए आप लोग क्या कर रहे हो, सोशल जो आपके सोशल जो बिहेवियर है आपके लोगों का, उनको आप बस जो है समझ रहे हो और देख रहे हो कि कैसे आपको जो है वो आपके मिशन एंड ऑब्जेक्ट जो है सेट करते वक्त दिक्कत दे सकते है सर। तो एक और एक अपन ने इन्वायरमेंट देख लिया, वो देख लिया कौन सा, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। अब अपन अगला आते हैं अपन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के ऊपर में, है ना। फिर इसके बाद पॉलिटिकल, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट तो है अपना मोटा मोटी। अच्छा अपने को जो है अभी भी डिस्कशन में जो है अपना पेंडिंग है, तो तुम टेंशन मत लो। बैठे रहो आराम से, अपने को इधर जो है बैठ के अपना सारा कुछ काम जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। यस सर, आ जाओ। अगला जो अपन इन्वायरमेंट देख रहे हैं वो कौन सा इन्वायरमेंट देख रहे हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट देख रहे हैं। अभी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर सर काफ़ी जो है अपन जो है जनरल डिस्कशन जो है यहाँ पे करने वाले हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर बेसिकली अपन क्या क्या चीज़ें समझेंगे, क्या क्या चीज़ें देखेंगे, तो बेसिकली अपन जो है अपने ये देखेंगे कि भाई अपने लोगों का इनकम कैसा है ना। ये अपने लोगों का इनकम नहीं है, लोगों का इनकम अगर अपन देख रहे हैं तो वो जा रहे हैं अपन किधर, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अंदर। यहाँ पर अपन इनकम देखेंगे किसका, इनकम देखेंगे अपनी अपनी कंट्री का, कि अपने कंट्री का इनकम कितना है ना। कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन वगैरह कैसे चल रहा है, कंट्री के अंदर डिफ्लेशन तो नहीं चल रहा है, यानी कि लोगों के पास पैसों का शॉर्टेज तो नहीं है, या फिर लोगों के पास ज़्यादा पैसा तो नहीं आ चुका है ना, सारी चीज़ों के रेट्स वगैरह महंगे तो नहीं हो रहे हैं। तो आपका इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है ना। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो अपन बोलते हैं उसका क्या सिचुएशन है। तो वो सारी चीज़ें जो है अपन इकोनॉमिक लेवल पे जो है डिस्कस करने वाले। बेसिकली अभी कंट्री का अपन जो है देखेंगे करंट कंट्री के अंदर जो है कैसे सिचुएशन बन रही है ना। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को समझते हैं अपन। इकोनॉमिक कंडीशंस हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ओवर द बिजनेस स्ट्रेटजीज। डायरेक्ट आपका जो है इधर जो है इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, बिजनेस स्ट्रेटजीज के ऊपर में, किसकी वजह से, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिफर्स टू द ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन अराउंड द बिजनेस एंड इंक्लूड कंडीशंस एट द रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स। आपके जो रीजनल, नेशनल, ग्लोबल लेवल्स, ये सारे लेवल्स के ऊपर आप जो है क्या करते हो, आपके ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन को जो है देखते हो कि भाई ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे चल रहा है, आपके रीजनल लेवल पे क्या सिचुएशन है, नेशनल लेवल पे क्या सिचुएशन है, ग्लोबल लेवल पे क्या सिचुएशन है। तो ये 3 लेवल्स पे आप आपकी सिचुएशन को जो है, आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को जो है, बेसिकली आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिफर करता है इन 3 लेवल्स पे जो है आपके इकोनॉमिक सिचुएशन को जो है समझना। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द मार्केट। बेसिकली आप आपकी मार्केट की क्या स्ट्रेंथ है, मार्केट की कितनी बड़ी साइज है ना, वो आप जो है आपका जो है डिटरमाइन कर पाते हो आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की मदद से। द परचेसिंग पावर इन एन इकोनॉमिक डिपेंड ऑन करंट इनकम, प्राइजेस, सेविंग्स, सर्कुलेशन ऑफ मनी, डेट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। कितना लोगों का ताकत है एक पर्टिकुलर चीज़ को, एक पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदना, ठीक है ना। बेसिकली लोगों का जो है परचेसिंग पावर कितना है ना। जैसे कि अपन बोलते हैं इंडिया को लोगों का जो है परचेसिंग पावर थोड़ा सा कम होता है, लोग जो है इतना इंडिया के अंदर स्पेंड नहीं करते। वैसे वही अगर अपन यूएसए वगैरह जाए तो वहाँ पर जो है लोग बहुत अच्छा खासा अमाउंट जो है स्पेंड करते हैं, तो वहाँ पे परचेसिंग पावर उनका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है क्या है, हाई है। तो ये परचेसिंग पावर जो है अपन देखते हैं कि लोग स्पेंड कर रहे हैं या फिर स्पेंड नहीं कर रहे हैं, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है उनकी इनकम के ऊपर में, कि भाई करंटली उनकी इनकम कितनी हो रही है। अगर उसकी इनकम अच्छी खासी हो रही होगी तो वो स्पेंड भी करने को देखेगा कि भाई मैं थोड़ा सा स्पेंड कर लेता हूँ। अगर उसकी इनकम अच्छी खासी नहीं हो रही है, ठीक ठाक हो रही है, तो वो उतना स्पेंड भी नहीं करेगा, है ना।
प्राइजेस क्या है, अगर आपका इन्फ्लेशन चल रहा है, सारी चीज़ों के जो सारी कमोडिटीज़ है उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है ना, सारी चीज़ें महंगी हो रखी है, तो एक अमीर आदमी भी बोलेगा कि मैं महंगी चीज़ क्यों खरीदूँ, जानबूझ मतलब अननेसेसरीली मैं हाई प्राइस क्यों दूँ। इन्फ्लेशन आ रहा है तो क्या होता है, एक 50 रुपये की चीज़ अपने को 70-80 रुपये में मिलने लगती है, तो बोलिए जो 50 रुपये की चीज़ है मैं उसके लिए 70-80 रुपये क्यों दूँ, एक्स्ट्रा पैसा क्यों दूँ, 50 की चीज़ें 50 में दो। लेकिन इन्फ्लेशन आ रखा है, प्राइजेस बढ़ रखे हैं, तो लोग जो है उतना जो है कम स्पेंड करने को देखेंगे, है ना। सेविंग्स जो है आपका क्या हो रहा है सर, सेविंग्स आपकी कितनी है, जितनी ज़्यादा आपकी सेविंग्स जो रहेगी उतना आप बोलोगे ठीक है भाई, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो मेरे पास सेविंग्स है, आज मैं पैसा खर्चा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, है ना। तो करंट इनकम, प्राइजेस, सेविंग्स, अच्छा कितना पैसा जो है सर्कुलेशन में चल रहा है, मनी कितना है लोगों के पास। आजकल के डेट में तो अपन देखते हैं मनी का जो सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे थोड़ा कम होते जा रहा है, क्योंकि बेसिकली सर सारे लोग जो है क्या कर रहे हैं, यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, जिधर भी जाना है फ़ोन लेके जाओ, पेमेंट करो, है ना। तो थोड़ा थोड़ा जो है धीरे धीरे मनी का सर्कुलेशन भी आपका कम हो रहा है, फिजिकल हार्ड कैश का जो है आपका सर्कुलेशन जो है कम हो रहा है, ऐसे आपका ऑनलाइन यूपीआई वगैरह ये सब तो सारी चीज़ें जो है आपकी चल रही है, ठीक है। तो आपका सर्कुलेशन और मनी कितना है, मनी का सर्कुलेशन कितना है, मनी का सर्कुलेशन कम है, ज़्यादा है, कैसा है, वो भी अपने को जो है देखना पड़ता है। डेट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी, आपका डेट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी कितना है सर, लोगों को लोन कितने आसानी से मिलता है ना, इसके ऊपर भी आपका परचेसिंग पावर डिपेंड करेगा। आज की डेट में सर हर एक बंदा जो है घर खरीदना चाहता है, लेकिन उसको उसका कितना जल्दी उसके लिए लोन मिलता है ना। हर एक बंदा गाड़ी लेना चाहता है, लेकिन उसको कितना जल्दी उसके लिए लोन मिलता है ना। क्रेडिट का अवेलेबिलिटी कितना है, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर जो है बेसिकली आपका जो है परचेसिंग पावर जो है क्या होता है, डिपेंड करता है सर। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है सर। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डिटरमाइन द बिजनेस पॉसिबिलिटीज़, कि भाई आपका जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है उसकी वजह से आपको पता लग जाता है कि भाई आपका बिजनेस की पॉसिबिलिटी कितना है, ठीक है ना। आपको दिख रहा है कि भाई आपका जो ज़्यादा पैसा अमीर के पास जा रहा है, गरीब के पास तो कुछ पैसा जा ही नहीं रहा है, मतलब बिजनेस की पॉसिबिलिटी इतनी है नहीं, क्योंकि अमीर लोग जो है इंडिया के अंदर कम है। अगर अपन सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर क्या होता है सर, अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर से ज़्यादा मेजर पॉपुलेशन जो है थोड़ा गरीब वाली कैटेगरी के अंदर है, मिडिल क्लास वाली कैटेगरी के अंदर है, तो वो लोग तो इतना जो है उनका परचेसिंग पावर तो इतना नहीं रहता है ना। तो आपका जो है बिजनेस का पॉसिबिलिटी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, कि भाई मैं यहाँ पे जो है ज़्यादा बड़ा धंधा जो है बना नहीं पाऊंगा, अगर मेरा प्रोडक्ट जो है महंगा हुआ तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा अच्छा धंधा बन नहीं पाएगा। अगर मेरा प्रोडक्ट चीप है, अच्छे क्वालिटी का भी प्रोडक्ट है और मेरा सस्ते दाम पे भी बिकता है, तो फिर मेरा पॉसिबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाता है, फिर वो वाला जो सेगमेंट है वो जो है ज़्यादा खरीदेगा। तो आपका क्या डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उसके बेस पे आपको बिजनेस की पॉसिबिलिटी पता लग जाती है कि भाई यहाँ पे जो है सस्ता प्रोडक्ट बिकेगा या फिर यहाँ पे ज़्यादा जो है यहाँ पे महंगा प्रोडक्ट बिकेगा। तो आपको जो है पता लग जाएगा ये किससे, आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न से, कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर इज टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ग्रोथ। आपको ये देखना है कि भैया ओवरऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई अपन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को समझ के ये देखना चाहते हैं कि भाई हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है क्या, इन्फ्लेशन तो नहीं आ रहा है ना। वो सारी चीज़ों को अपने को समझना है कि इन्फ्लेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है ग्रोथ नहीं हो रहा है ना। जो अपने ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, वो अपन अचीव कर पा रहे हैं, वो अपन अचीव नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ें अपने को जो है मोटा मोटी जो है देखना है। The economic conditions of a nation refers to set of economic factors that have great influence on business organization and their operation। बोल रहे जो आपके इकोनॉमिक कंडीशंस है आपके एक नेशन के, रिफर करते हैं टू सेट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सारे जो इकोनॉमिक कंडीशंस है कहीं ना कहीं आपका जो है क्या रखते हैं सर, एक ग्रेट इन्फ्लुएंस रखते हैं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में और उनके ऑपरेशन के ऊपर में। दीज इंक्लूड्स क्या, अब कौन से सर फैक्टर्स है जो कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है इम्पैक्ट करेंगे। जैसे कि सर आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बहुत फंबल हो रहा है पता नहीं मेरे को आज क्या हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट, इंटरेस्ट रेट्स, डिस्पोजेबल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, है ना। ये सारे जो फैक्टर्स है कहीं ना कहीं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस है उनको इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। जैसे कि सर आपका अगर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है ना, बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं, तो बिजनेस के ऊपर प्रेशर आएगा कि भाई जॉब्स क्रिएट करो, है ना, एक्सपांशन करो। गवर्नमेंट आपके बिजनेस के ऊपर जो है थोड़ा सा प्रेशर डालेगी कि भैया क्या कर रहे हो तुम लोग, ब्रांचेज वगैरह खोलो अपनी, ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो सके, है ना। इन्फ्लेशन आ रहा है, सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी, सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी तो आपका रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाएगा। आपको रॉ मटेरियल महंगा अगर आप खरीदोगे तो आपको अल्टीमेटली वो प्राइस किससे रिकवर करना है, कस्टमर से रिकवर करना है। कस्टमर विलिंग ही नहीं होगा खरीदने के लिए तो आप रिकवर कैसे कर पाओगे, आपका प्राइस धंधा कैसे कर पाओगे, है ना। कस्टमर भी तो बोलेगा कि मैं भाई एक्स्ट्रा पैसा क्यों दूँ, जो चीज़ मेरे को पहले सस्ते में मिलती थी उसके लिए आज मैं इतना एक्स्ट्रा पैसा क्यों दूँ, है ना। तो कस्टमर भी जो है यहाँ पे क्या करेगा, इन्फ्लेशन को देख के ज़्यादा स्पेंड करने को नहीं देखेगा,
है ना। डिस्पोजेबल इनकम, आपके कस्टमर की डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। बेसिकली डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या कि भाई उसका जितने भी जो बेसिक उसकी नीड्स है ना, वो सारी बेसिक नीड्स के लिए पैसा खर्चा करने के बाद जो उसके पास पैसा बच रहा है, वो उस पैसे का क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है या फिर स्पेंड कर रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट्स कैसे चल रहे हैं, अगर इंटरेस्ट रेट्स आपके कम, अगर आपको इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन मिल रहा है तो आपके लिए अच्छा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है लोन उठा के धंधा करेगी। लेकिन ये अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये सारी आपकी जो चीज़ें, ये सारे आपके मल्टीपल फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, जो कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग मतलब आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स को हम लोग समझ ही इस चीज़ के लिए रहे कि भाई हमारे ये बिजनेस के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेंगे, है ना। वो इम्पैक्ट को समझने के लिए उस वो किस वे में कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे ऑपरेशंस को, वही चीज़ समझने के लिए हम लोग इन सारे फैक्टर्स को जो है समझ रहे हैं सर। ऑल दीज फैक्टर्स जनरली, एक है ना, ऑल दीज फैक्टर्स जनरली टेल द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, कि भाई आपका क्या इकोनॉमी का स्टेट चल रहा है, अच्छी इकोनॉमी चल रही है, इकोनॉमी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, या फिर इकोनॉमी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती है, वेदर इट इज़ डूइंग गुड और इट इज़ परफॉर्मिंग पुअर, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एक और एक इन्वायरमेंट जो है हमारा क्या होता है, खत्म होता है। मैं एक बार थोड़ा सा माइक को जो है यहाँ पे सीधा कर लूँ, माइक की तरह टेढ़ा हो रखा है। हाँ। तो यस, एक और एक सर इन्वायरमेंट यहाँ पे खत्म हो चुका है सर। अगला इन्वायरमेंट जो है, अगले कितने इन्वायरमेंट है चलो देख के बताते थे, तुम लोग को भी लग रहा होगा कि भाई यार कितना कितना पकाएगा, मतलब सारा दिन हम लोग बैठ के जो है, सारा दिन बैठ के जो है हम लोग लेक्चर कर रहे हैं, है ना। मतलब मैंने भी वो फीलिंग लिया है, टेंशन मतलब मैं भी एक जगह पे बैठ करके ठीक है घंटे घंटे अपने लैपटॉप के सामने मैंने भी बिताया। मेरे को भी पहले चश्मा नहीं था, लेकिन जब से मैंने जो है ऑनलाइन लेक्चर्स किए, अपने को भी चश्मा भी लग गया, है ना। पहले मेरे को भी चश्मा नहीं था, नवंबर 23 से पहले अपने को भी नहीं था, लेकिन आफ्टर नवंबर 23 अपने को भी लग गया। क्यों? क्योंकि घर पे बैठ के सर, मतलब मजाक नहीं है सर, सही में मतलब मजाक नहीं, एक एज अ सी ए स्टूडेंट बोल रहा हूँ, मजाक नहीं है सर। घर पे बैठ के आपको एक लैपटॉप की स्क्रीन के सामने कंटिन्यूसली बैठना है सर, 10-10 12-12 घंटे आप बैठे रहते हो, है ना। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है। मतलब मेरा भी मतलब ऐसा था कि मेरे को मतलब फिटनेस वगैरह में मैं हूँ बहुत ज़्यादा, तो मतलब लेकिन 10-12 घंटे जब आप एक ही जगह बैठे रहते हो तो कुछ और करने का मन ही नहीं करता है, एनर्जी भी नहीं बचती है कि भाई कुछ जाए, बंदा जाके कुछ फिजिकल एक्टिविटी करे, है ना। फिजिकल एक्टिविटी अगर वो करके भी आता है तो उसके बाद खाना पीना, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो है मैनेज करना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसके वजह से जो है फिर चश्मे वश्मे लग जाते हैं, है ना, दिक्कत वो होती है। तो मैं भी समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख, लेकिन क्या करें सर, यही लाइफ है, मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होना है सर, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। ठीक है, तो वही ये चीज़ है सर। तो थोड़ी सी मेहनत करते रहो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम भी मेरे साथ हो, करेंगे दोनों साथ में मिलके मेहनत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर जो है अपन अपने चैप्टर को जो है आगे बढ़ाते, ये जनरल डिस्कशन तो होती रहेगी। मतलब समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख, मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझ सकता हूँ कि भाई सुबह उठते साथ ही तुम लोग मेरे ख्याल से, मतलब पहले मतलब मैं मतलब बताता हूँ मेरा 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 शेड्यूल कैसे होता था, मतलब ग्रुप 2 का। तो ग्रुप 2 के अंदर सर मेरे को मतलब नवंबर 23 के जब मैंने क्लासेस करे थे, तो नवंबर 23 के अंदर अपने को एडवांस अकाउंट्स भी था, है ना। एडवांस अकाउंट्स था, ई आई एस था, है ना। ई आई एस मतलब बोलो ही मत, ई आई एस एस एम था, है ना। मतलब पहले आज अपना एफ एम एस एम है, अपना नवंबर 23 तक ई आई एस और एस एम था। तो ई आई एस एस एम था, 4 सब्जेक्ट होते थे, मेरे को तो और लेक्चर देखने पड़ते थे। तुम तो भी थोड़ा सा मतलब फ्री हो, तुमको तो भी थोड़ा कम लेक्चर का ड्यूरेशन है, मेरे को तो और ज़्यादा लेक्चर का ड्यूरेशन रहता था, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स तुमको नहीं है, वो भी मेरे को रहता था। और ई आई एस करके एक सब्जेक्ट होता है, वो भी तुमको नहीं है, वो भी मेरे को रहता था, है ना। तो मेरा तो ड्यूरेशन और भी ज़्यादा हाई था नवंबर 23 तक की अगर मैं बात करूँ। तो सर अपना शेड्यूल ऐसा रहता था कि मैं सुबह को जो है मैंने मतलब मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, तो मैंने सोचा था कि सुबह को अपन 5 बजे उठेंगे, है ना। 5 बजे उठेंगे, 5-6 बजे उठेंगे। उठता था 6-6:30 बजे तक उठता था, मतलब सोचा 5-6 बजे तक का था। एक हाथ 2 दिन उठा भी था, लेकिन उसके बाद 6-6:30 बज जाते थे मेरे को उठते उठते। उठते साथ ही फिर अपन क्या करते थे, ई आई एस या फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो है क्या करते थे, लेक्चर लगा देते थे, है ना। ई आई एस या फिर एस एम का जो है लेक्चर लगता था। मोस्टली मेरे ख्याल से मेरे को याद आ रहा है एस एम का जो है सबसे पहले सुबह सुबह लेक्चर लगता था, एस एम का ही। और उसके बाद फिर मैं ई आई एस देखता था, लगता था यानी कि रिकॉर्डेड सारे ले रखे थे लेक्चर। तो उसके बाद फिर मैं ई आई एस का देखता था, एंड ई आई एस के बाद फिर मैं जो है ऑडिट का देखता था। कभी मन करता था तो बीच में एडवांस अकाउंट्स दे देता था, या फिर एडवांस अकाउंट्स मोस्टली जो है मेरा लास्ट जो है होता था। पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मेरा क्या शेड्यूल रहता था, लेकिन इतना मेरे को ज़रूर याद है कि भाई तुमसे मेरे को ज़्यादा ड्यूरेशन जो है बैठ के जो है लैपटॉप के सामने लेक्चर देखने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को ई एस भी करना पड़ा था और मेरे को एडवांस अकाउंट्स भी करना पड़ा था। बहुत बच्चों ने यहाँ पे जो है मतलब
दूसरे ग्रुप के लिए ट्राई नहीं किया था नवंबर 23 में। अगर तुम देखोगे तो ज़्यादा बच्चे सिंगल ग्रुप के लिए थे। वैसे तो हर टाइम ज़्यादा बच्चे सिंगल ग्रुप के लिए ही रहते हैं, बोथ ग्रुप जो है पॉपुलेशन कम रहता है, लेकिन नवंबर 23 में वो और भी कम था, क्योंकि एक्स्ट्रा आपको जो है एडिशनल जो है पढ़ना पड़ रहा था। क्योंकि मई 24 के अंदर आपको पता था कि भाई 2 सब्जेक्ट तो जाने वाले, EIS जाने वाला है, एडवांस अकाउंट जाने वाला है, मतलब यानी कि पेपर के लिए आपको जो है थोड़ा सा जो है कम तैयारी करना है, यानी कि आपको थोड़ा सा मतलब लेक्चर वगैरह ड्यूरेशन आपका कम हो गया, पेपर के आपको तैयारी मतलब मॉक टेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ आपकी कम हो गई, तो काफ़ी जो है आपका बर्डन जो है हल्का होने वाला था। तो ये देख कर ही सारे बच्चों ने जो है क्या कर लिया था, मोस्टली बच्चों ने क्या किया था कि भाई सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अपन बोले कि नहीं, अपन दोनों ग्रुप देंगे। बाद में पता चला दोनों ग्रुप लटक गए, फिर से दोनों ग्रुप दो मई 24 में, है ना। और अभी भी मई 24 के अंदर कहानी अगर मैंने तुमको बताई भी पहले भी कि यार मेरे 3 पेपर लटके हुए, तो 3 पेपर के चक्कर में मेरे को हमेशा लगता है कि भाई इस बार भी मतलब नसीब के ऊपर जब जब छोड़ूंगा तो मेरे को पता है कि मैं डूबने वाला हूँ। तो 3 पेपर मेरे नसीब के ऊपर छूटे हुए, अकाउंट्स, अपना FMSM और कॉस्टिंग तो सबसे पहले मतलब सबसे पहले इसमें से रेट करूँ मैं कौन सा मेरे को ज़्यादा डुबा सकता है, कॉस्टिंग, फिर FMSM और फिर अकाउंट्स। ये मेरा सीक्वेंस रहेगा। ये सीक्वेंस में मैं डूबने वाला हूँ। अगर मैं डूबूंगा तो इन 3 वजह से मैं डूबूंगा, इन 3 पेपर्स की वजह से ही डूबूंगा। तो वो मेरा हालत है, तो कुछ बोल नहीं सकते, अभी देखते क्या होएगा। पर यस सर, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे अपना जो है ये है, क्योंकि अभी बारिश फिर से मेरे इधर शुरू हो चुकी है। अब ये बारिश शुरू हुई है मतलब लाइट भी जाएगी, और लाइट गई तो फिर ये लेक्चर अपलोड नहीं हो पाएगा, है ना। तो दिक्कत ये है बारिशों के दिनों में कि भाई बारिश आती है ठीक है, लेकिन लाइट भी लेके चले जाती है। दिक्कत वो है, लाइट बस लेके नहीं जानी चाहिए, वो अपने को चाहिए। पर कोई नहीं, कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं अपन। आ जाओ सर, आखिरी 2 इन्वायरमेंट है, उसके बाद अपन जो है ख़त्म करेंगे आज का लेक्चर, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें अंदर सर है नहीं, ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें है। पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट को समझते हैं, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट को समझते हैं कि भाई आपका पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट कैसे आपके बिजनेस को जो है अफेक्ट करेगा। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट टेक्स इनटू अकाउंट्स एलिमेंट्स लाइक जनरल लेवल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट कितना अच्छे से आपके यहाँ पे हो रखा है, द डिग्री टू विच बिजनेस एंड इकोनॉमिक इशूज़ हैव बीन पोलिटिसाइज्ड, यानी कि जो आपके बिजनेस और इकोनॉमिक इशूज़ है उसके अंदर आपका कितना आपने हद तक जो है पॉलिटिशियन लोगों का इन्वॉल्वमेंट करके रखा हुआ है, कि कितने कितने एक्सटेंट तक आप उसको पॉलिटिकली जो है चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। द डिग्री ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी, मोरालिटी नहीं, सॉरी, मोरालिटी मोरालिटी मतलब खैर छोड़ो, उसके वजह लगी स्टोरी है। पॉलिटिकल मोरालिटी, द डिग्री ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी, है ना, कि भाई आपका कितने हद तक जो है आपका पॉलिटिशियन लोगों का कंट्रोल है, कितना पावर आपने उनको दे रखा है। द स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, क्या स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर चलता है आपके यहाँ पे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि भाई यार पॉलिटिकल के अंदर स्टेबिलिटी कितना है, आपके जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर स्टेबिलिटी कितना है, कि भाई आए दिन कोई ना कोई नए मुद्दे तो नहीं निकलते रहते, है ना, कोई कोई नया मुद्दा तो आपके पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में नहीं निकलते रहता है। तो स्टेबिलिटी कितना है उनके इसमें। द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस, उनके क्या बिलीव्स है पॉलिटिशियन लोगों के, है ना। ऑफ रूलिंग पार्टी, जो भी आपकी रूलिंग पार्टी, जिसकी अपनी रूलिंग पार्टी अभी मोदी जी है, मोदी जी आ चुके हैं अपने फाइनली रूलिंग पार्टी के अंदर वापस। तो उनकी क्या आइडियोलॉजी है, उनका क्या बिलीफ सिस्टम है, उनकी क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर वो बना रहे कंट्री को चलाने के लिए, तो वो चीज़ आपकी जो है अपने को देखनी पड़ेगी। द इफेक्टिवनेस एंड पर्पसफुलनेस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, कि कितने इफेक्टिवली कितने पर्पसफुल है आपके गवर्नमेंट एजेंसीज। एंड द स्कोप एंड द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, कि इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से आपका गवर्नमेंट इंटरवेंशन अपना इंटरवीन करता है, एंड किस तरीके से उसका जो है इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे भी जो है पड़ता है। इट इज़ पार्टली जनरल टू ऑल सिमिलर इंटरप्राइजेज एंड पार्टली स्पेसिफिक टू ऑल इंडिविजुअल इंटरप्राइज। बिजनेस इज हाईली गाइडेड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज। बोल रहे कि भाई आपके जो बिजनेसेस है वो हाईली गाइड किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं थ्रू योर बाय योर गवर्नमेंट पॉलिसीज, की गवर्नमेंट पॉलिसीज आपको सीधी तरीके से जो है आपके बिजनेस को जो है पूरी तरीके से जो है क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे हो कि से फॉर एग्जांपल मान लो एक आपकी जो है कैलकुलेटर बनाने की कंपनी है ना, मेरे सामने कैलकुलेटर पड़ा है, तो मैं कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी बन जाता हूँ। अब कैलकुलेटर जो बनता है वो बनता है मोस्टली प्लास्टिक से, उसके अंदर प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बना दी जिसके अंदर उन्होंने प्लास्टिक के ऊपर जो है प्लास्टिक के यूज़ के ऊपर एक लिमिट लगा दिया, कि भाई आप जो है अगर एक कंपनी है, ठीक है, अगर वो प्लास्टिक से प्रोडक्ट बना रही है तो इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लास्टिक ही कंज्यूम कर सकता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो गवर्नमेंट की पॉलिसी, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को कंट्रोल कर रही है ना। फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस लेवल से ज़्यादा जो है प्लास्टिक को यूज़ नहीं कर पाएगी, तो उस लेवल से ज़्यादा उसके प्रोडक्शन भी नहीं होगा, है ना, उस लेवल से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन भी नहीं होगा, उस लेवल से ज़्यादा उसका सेल भी नहीं होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्यों क्यों किसके कौन कंट्रोल कर रहा है पूरे प्रोडक्शन की कैपेसिटी को, गवर्नमेंट पॉलिसी कंट्रोल कर रही है
है ना। गवर्नमेंट ने क्योंकि अगर ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई रहती तो सारा कुछ अपने कंट्रोल में होता, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होता। लेकिन क्योंकि आज गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बना के रखी है जिसमें उसने प्लास्टिक के कंजम्पशन के ऊपर एक लिमिट सेट करके रखी हुई है, तो कहीं ना कहीं उस लिमिट की वजह से अपन अपना बहुत कुछ चीज़ और भी जो है लिमिट हो जा रहा है ना। अपने ऊपर और भी जो है और भी जो अपने एरियाज़ के अंदर लिमिटेशन आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं? उस गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो अपने बिजनेस को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। हैंस द टाइप ऑफ गवर्नमेंट रनिंग अ कंट्री इज पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन अ बिजनेस, की किस टाइप की गवर्नमेंट आपकी कंट्री को चला रही है ना। ये जो है सबसे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल जो है इन्फ्लुएंस रहेगा आपके बिजनेस के ऊपर में। अब बिजनेस हैज़ टू कंसिडर द चेंजेस इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। बिजनेस को क्या करना पड़ेगा कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो भी उसको जो भी बिजनेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हो तो IRDA आपका जो है वो क्या करता है? आपका रेगुलेटरी अथॉरिटी है। कंपनीज के लिए जो है अपना कंपनीज के लिए ROC वगैरह हो गए, है ना। फिर आपके जो बैंक्स वगैरह है, RBI वगैरह हो गए, तो ये सारे क्या है? रेगुलेटर्स है, जो कि आपका जो भी रेगुलेटर फ्रेमवर्क है उसको भी जो है आपको जो है बिजनेस को जो है अच्छे से समझना पड़ेगा, और जो चेंजेस उसके अंदर हो रहे बिजनेस को जो है सारे चेंजेस से जो है क्या रहना पड़ेगा? अवेयर रहना पड़ेगा, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस के ऊपर ये भी उसको समझना पड़ेगा। टैक्सेज एंड ड्यूटीज आर अदर क्रिटिकल एरियाज। जो आपके टैक्सेज एंड ड्यूटीज है ये एक अदर क्रिटिकल एरिया है, तो हम सबको पता है। दैट में बी लेविड एंड अफेक्ट द बिजनेस, जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। जितने ज़्यादा टैक्स के रेट होंगे उतना ज़्यादा बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग उतना ज़्यादा जो है खरीदने को जो है प्रोडक्ट को देखेंगे नहीं, ठीक है। जितना ज़्यादा GST जो भी प्रोडक्ट पर जो है GST लगता है, और जितना ज़्यादा GST लगेगा उतना ज़्यादा अपन जो है उस प्रोडक्ट को जो है खरीदना जो है कम चाहेंगे, कि भाई अपना अब यार मतलब मैं पैसा भी कमाऊँ, प्रोडक्ट भी खरीदूँ, और उसके ऊपर इतना ज़्यादा GST भी पे करूँ, तो छोड़ मेरे को प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, मैं कोई और प्रोडक्ट ले लूँगा जिस पे सस्ता कम रेट पे GST लगता है ना। तो वो सारी चीज़ वो सारी चीज़ भी जो है आपका क्या करेगी? बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाली है। Businesses must understand that relevant laws relating to companies, competition, intellectual property, foreign exchange, labor and so on। अलग अलग जो आपके लॉज बनते हैं कंपनीज को लेकर के, कंपटीशन एक्ट भी होता है, कंपटीशन एक्ट को लेकर के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट को लेकर के, फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के, फेमा अपन जो है लॉ में पढ़ते हैं, है ना। लेबर लॉ आपका जो है अलग से, आपका कॉस्टिंग के अंदर अगर आप थ्योरी पढ़ोगे कॉस्टिंग का, तो उसके अंदर लेबर लॉस के बारे में भी थोड़ा सा जो है उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई लेबर जो है 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करेगा। अगर वो काम कर रहा है तो उसको सर्टन कुछ बोनस वगैरह 48 आवर्स नहीं, कुछ वीक के अंदर कुछ तो भी मेरे ख्याल से था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। वीक के अंदर मेरे ख्याल से 48 आवर्स से ज़्यादा वो काम नहीं करेगा, अगर उससे ज़्यादा वो काम करता है तो आपको उसको बोनस देना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो भी था। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर भी अपन पढ़ते हैं ना, एम्प्लॉयज़ लोगों के रिगार्डिंग लॉज बनते हैं, पोगा वगैरह, अगर आप लोगों ने पढ़ा रहेगा। अपना फुल फॉर्म भूल गया यार मैं पोगा का। खैर, तो आपके अलग अलग लॉज रहते हैं जो कि आपके बिजनेस को जो है समझने पड़ते हैं, ताकि जो है उनका इम्पैक्ट क्या होगा बिजनेस के ऊपर ये जो है उनको समझ में आ सके। तो ये आपका पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट होगा। तो बेसिक मैंने आपको बेसिक बातें होने वाली है, इसके अंदर कुछ खास ऐसा है नहीं। जैसे कि अगर आप टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर देखोगे तो कुछ भी इसके अंदर मैंने रेड में नहीं हाईलाइट करके रखा है, क्योंकि सारा कुछ बेसिक है ना। तो अपने को सिर्फ बेसिक को एक बार रीड करना है, खत्म करना है, आगे बढ़ना है ना। अपन रेगुलर बैच कर रहे हो तो कुछ स्किप नहीं कर सकते, ये अपना जो है डिमेरिट है रेगुलर बैच का, कि भाई तुम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, तुमको सारी चीज़ें करनी है, और अपने को भी एग्जाम में सारा कुछ करके जाना है। फिर एग्जाम में इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछे, कहाँ से भी पूछे, अपने को कोई टेंशन नहीं रहेगा, है ना। तो अपना आखिरी इन्वायरमेंट को देख लेते हैं सर। आखिरी टॉपिक अपने आज के लेक्चर का वो है सर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, कैसे ऑपरेट होता है, क्यों अपने को समझना है, क्या बेनिफिट होगा, है ना। तो वो सारा कुछ जो है अपन समझ लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है सर? एक हाईली इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द प्रेजेंट टाइम्स इज टेक्नोलॉजी। सर अपन अपना आज के डेट पे जो भी काम हो रहा है टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ही हो रहा है। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आपको हर एक मीडियम में जो है देखने को मिलेगी। जैसे कि अपना ये लेक्चर है, मैं ये लेक्चर भी क्यों रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। लैपटॉप है, वाईफाई है, ये देखो नाम मैंने लिया वाईफाई का, लाइट गई, बताओ। खैर कोई दिक्कत नहीं, आखिरी अपना पार्ट बचा तो अपन इसको जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। सो सर टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट के अंदर मैं ये जो अपना जितना भी कम्युनिकेशन हो पा रहा है, क्यों हो पा रहा है? टेक्नोलॉजी की वजह से हो पा रहा है ना। तो टेक्नोलॉजी आज के डेट में सर हर एक जगह पे प्रेजेंट है। टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट एंड डू थिंग्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से जो है लोग कम्युनिकेट करते हैं, कैसे अपने चीज़ें लोग टास्क वगैरह जो है परफॉर्म करते हैं, ये पूरे चीज़ को जो है पूरे पूरे तरीके को जो है टेक्नोलॉजी ने बदल दिया है, ठीक है। पहले लोग लेटर लिखते थे, आज टेक्नोलॉजी आ गया तो आज लोग सीधा फ़ोन लेके घूमते हैं हर जगह, है ना। पहले लोग पेमेंट करते थे, हार्ड कैश यूज़ करते थे, आज UPI आ गया है ना। तो टेक्नोलॉजी ने जो है सारा कुछ जो है कम्युनिकेट करने का तरीका, सारे टास्क परफॉर्म करने का तरीका जो है पूरी तरीके से बदल दिया है। टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो चेंज द वेज ऑफ हाउ बिजनेस ऑपरेट नाउ। पहले बिजनेसेस ऑफलाइन होते थे,
आज बिजनेसेस ऑनलाइन हो रहे हैं, है ना। तो ये भी एक चेंज आया हुआ है, किसकी वजह से आया, टेक्नोलॉजी की वजह से ही आया हुआ है। टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर लिंक्ड एंड आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। टेक्नोलॉजी क्या है सर, आपके बिजनेस के साथ लिंक्ड है और इंटरडिपेंडेंट दोनों। आपका टेक्नोलॉजी और बिजनेस दोनों क्या है सर, इंटरडिपेंडेंट है और दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। बिजनेसेस हेल्प सोसाइटी एक्सेस द आउटकम्स ऑफ टेक्नोलॉजी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो भी आपका टेक्नोलॉजिकल रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, वो कौन आपकी सोसाइटी को एक्सेस करवा पाता है, आपका बिजनेस ही आता है। जो भी टेक्नोलॉजी बनती है, कोई ना कोई उसका बिजनेस, कोई ना कोई बिजनेस उसका जो है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अक्वायर करता है, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी को जो है आगे वो जो है ना फाइनल प्रोडक्ट के अंदर अपने लेकर के आता है, ताकि सोसाइटी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके। अब जैसे कि स्मार्टफोन किसने कभी इन्वेंट किया रहेगा, तो स्मार्टफोन उसने जो इन्वेंट किया रहेगा वो एक प्रोटोटाइप बेसिस पे उसने इन्वेंट किया रहेगा। फाइनली जाकर के उसने उसका कुछ पेटेंट वगैरह कुछ ना कुछ जो है बेचा रहेगा किसी कंपनी को जाकर के, फिर उस कंपनी ने उसके बेस पे आगे मैन्युफैक्चरिंग जो है शुरू की रहेगी। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी शायद किसी और ने ढूंढी रहेगी, उसने जाकर कोई बिजनेस को बेची रहेगी, और उसके बाद बिजनेस जो है आगे फर्दर जो है सोसाइटी को उसका सप्लाई दे रहा है। तो बेसिकली सप्लाई और टेक्नोलॉजी क्या बोल रहे हैं अपन इसके, इस एग्जांपल के थ्रू अपन क्या बोल रहे हैं, सप्लाई आपका जो टेक्नोलॉजी और बिजनेस है वो क्या है सर, इंटरडिपेंडेंट है और लिंक्ड है। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी को आगे बेचना भी तो पड़ेगा, तो बेचने के लिए बिजनेस आएगा वहाँ पे रोल में, बिजनेसमैन आएंगे वहाँ पे रोल में, है ना। और बेचेगा क्या बिजनेसमैन, टेक्नोलॉजी तो बेच रहा है आज के डेट में, उसका धंधा अगर जो भी मतलब जो भी आपके टेक बिजनेस रिलेटेड है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो आपका जो है ये जो बिजनेस और टेक्नोलॉजी वो इंटर डिपेंडेंट और लिंक्ड है। बिजनेसेस हेल्प सोसाइटी एक्सेस द आउटकम्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो भी आपका आउटकम रहता है उससे उसका मदद, उससे सीधा स्टेट अवे मदद किसको होगी, सोसाइटी को मदद होगी। बिजनेस जो है क्या करेगा, अपना जो बिजनेसमैन होंगे वो क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी को अपने प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करेंगे और उसको जो है फाइनली अपने सोसाइटी को जो है आकर के बेचेंगे। रेजिंग एवरीवन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। As a result, business leverages technology. Business use new discoveries to adapt themselves for the advancement of society. Business क्या करता है, अपने नई नई डिस्कवरीज को, नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते रहता है, ताकि वो सोसाइटी को जो है अच्छी तरीके से जो है क्या कर सके, सोसाइटी को जो है अच्छी तरीके से जो है अच्छा एक प्रोडक्ट दे सके, और एक अच्छी तरीके से जो है सही अपना जो सोसाइटी की नीड्स है, सोसाइटी के जो वांट्स है उसको अच्छे से केटर कर सके। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी हैव एन इफेक्ट ऑन हाउ अ बिजनेस रन्स इट्स ऑपरेशन। तो ये चेंजेस अगर आपके टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ भी आते हैं तो सीधा का सीधा उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, कि कैसे आपके बिजनेस का ऑपरेशन जो है रन करता है। सीधा का सीधा अगर आपका कोई भी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आता है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपके पहले जो है, अगर मैं कोई मान लो कि मैं कोई कपड़े वगैरह बना रहा हूँ, तो पहले कपड़े मैं हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है। आज टेक्नोलॉजी आ गया तो आज सारा कुछ काम मशीन पे हो गया, सारा कुछ कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वगैरह वो मशीन की वजह से हो रहा है, मशीन के थ्रू हो रहा है। तो अपना जो है बिजनेस को चलाने का तरीका पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि अपन टेक्नोलॉजी जो है अपने धंधे के अंदर लेकर के आ गए। द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट माइट रिक्वायर अ बिजनेस टू ड्रास्टिकली अल्टर इट्स ऑपरेशन, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। इसकी वजह से सर आपके ऑपरेशन भी चेंज होंगे, प्रोडक्शन करने का तरीका भी चेंज होगा, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज भी चेंज होगी, है ना। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थे तो अपन सारा कुछ काम हाथ से करते थे, आज टेक्नोलॉजी आ गई है तो अपन सारा कुछ काम मशीन पे कर रहे हैं, है ना। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी अपने को उसके अकॉर्डिंगली बदलनी पड़ेगी, है ना। पहले अपन जो है हैंडमेड का टैग यूज़ करते थे, आज अपने को हैंडमेड का टैग फिर यूज़ करने को नहीं मिलेगा, आज अपने को कुछ अलग तरीके से उसको मार्केट करना पड़ेगा, है ना। तो वो सारी स्ट्रैटेजीज भी आपकी इन शॉर्ट जो है बदलेगी टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी हैज़ इम्पैक्टेड ऑन हाउ बिजनेस आर कंडक्टेड विद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू रिड्यूस पेपर वर्क। बहुत सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो रहा है, पेपर वर्क कम हो जा रहा है, सारा कुछ काम जो है आपका टेक्स्ट मैसेज पे हो जा रहा है, ईमेल्स पे हो जा रहा है ना। आप पेमेंट वगैरह शेड्यूल कर सकते हो, जिसके मैंने आपको बताया यूपीआई आ गया, फिर IMPS इमीडिएटली आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। ये सारी फैसिलिटीज़ की मदद से आप क्या कर सकते हो, पेमेंट्स वगैरह भी इजीली कर सकते हो। आर एबल टू कोऑर्डिनेट इन्वेंट्रीज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आप इन्वेंट्रीज को लेकर के कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि भाई जो भी आपका जो भी आपका स्टोर्स डिपार्टमेंट रहेगा वो आपके परचेज डिपार्टमेंट को जो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा कि भाई इतनी इन्वेंट्री पड़ी है, इतनी इन्वेंट्री और अपने को लगेगी, एंड सो ऑन। आप जो है अच्छे से उसको जो है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर पाओगे। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंपनीज एंड स्ट्रिंग टाइम एंड डिस्टेंस। आपका जो है कॉस्ट भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, है ना। पहले सारा कुछ काम हैंड है आपका जो हाथ से हो रहा था, आपको वर्कर लोग ज़्यादा लग रहे थे, आज सारा कुछ टेक्नोलॉजी आ गया, तो टेक्नोलॉजी से आपका थोड़ा सा जो है क्या हो गया, ह्यूमन का जो काम है, ह्यूमन का जो इंटरवेंशन है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो कॉस्ट भी थोड़ा सा कंपनी को कम लग रहा है। पहले एक्सपर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हायर करने पड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे आपको जो है ना एम्प्लॉयज़ वगैरह रखने पड़ रहे थे, आज वो एम्प्लॉय का काम ही किसी एक टेक्नोलॉजी ने, एक मशीन ने रिप्लेस कर दिया है। तो अपने को कहीं ना कहीं जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो अपना हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं अपन देखें तो अपना जो रिकरिंग खर्चा था वो अपना कहीं ना कहीं कॉस्ट थोड़ा सा कम हो गया, है ना। टाइम अपना कम हो गया, डिस्टेंस अपना कम हो गया, थस कैप्चरिंग अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज फॉर द कंपनी। इसकी वजह से कंपनी को मिल रहा है सर एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल रहा है। बेसिकली अगर आपके पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और आपके कंप्यूटर के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उस कंप्यूटर से आगे निकल जाओगे, आपको क्या मिल जाएगा, एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर, आपको एक
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। उसके बाद आखिरी हमारी छोटी सी आखिरी जो थोड़ी सी बात है उसको भी अपन कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी इज लीडिंग टू मेनी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज वेल एज मेकिंग ऑब्सोलेट मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी क्या कर रही है सर, नए बिजनेस आपके नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ भी रही है, साथ ही साथ कुछ पुराने बिजनेसेस है उनको खत्म भी कर रही है। जैसे कि पुराने सर बिजनेसेस आपके चल रहे थे हैंडमेड चीज़ों के बिजनेसेस चल रहे थे, तो हैंडमेड चीज़ों के बिजनेसेस अब पूरी तरीके से खत्म हो गया। पहले अपन जो है एक अलग तरीके से जो मार्केट करते थे कि भाई पूरा ये जो अपनी चीज़ है वो हैंडमेड बनी हुई है ना, तो आपको एक मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी भी मिल रहा था कि लोगों को दिख रहा था हैंडमेड है तो अच्छा होगा, है ना, वो सारी चीज़ें होगी। तो जब टेक्नोलॉजी के आने की वजह से वो वाला बिजनेस अपना जो है एक तरीके से जो है कम हो गया, बंद हो गया या फिर कम हो गया, है ना। बहुत हद तक जो है आपकी जो हैंडमेड चीज़ें पहले होती थी वो अब कम हो गई। तो ये किसकी वजह से हुई, टेक्नोलॉजी की वजह से होगी ना। टेक्नोलॉजी आके आपको एक ऑल टुगेदर दिखा कि एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। पहले लोग जो है मार्केट में जाकर के फिजिकली शॉपिंग वगैरह करना पसंद करते थे, आज लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे। क्यों कर पा रहे, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी ने जो है कहीं ना कहीं एक जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी नहीं, और साथ साथ पुराने धंधे कुछ बंद भी हो गए, है ना। जो पुराने ऑफलाइन दुकानें होगी जिनको दिख रहा होगा कि भाई अभी सेल हो नहीं रहा, सारा कुछ धंधा ऑनलाइन गया है, तो क्यों अपन दुकान खोल के बैठे, एक आधा गोडाउन ले लेते और करते हैं। गोडाउन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन जो अपने जिनके जिनके थ्रू अपन जो है माल बेचेंगे वो लोग ही अपने को अपने वेयर हाउसेज प्रोवाइड कर देंगे, तो अपने को तो कोई दिक्कत ही नहीं, अपन सिर्फ बेचते माल उठाते बेचते, है ना। तो आपके जो कुछ पुराने बिजनेसेस बंद भी हो गए, कुछ नए बिजनेसेस ओपन भी हुए टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी कैन एक्ट एज अपॉर्चुनिटी व्हेन अ बिजनेस इफेक्टिवली अडॉप्ट्स टेक्नोलॉजी इनोवेशन टू स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। अगर आप अच्छे से आपकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हो, इनोवेशन वगैरह करते हो, है ना, तो आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह साबित होगा। हाउएवर एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी कैन एक्ट एज ए थ्रेट टू, टेक्नोलॉजी आपके लिए थ्रेट भी हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इज सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी टूल्स दैट बिजनेस आर अडॉप्टिंग। ठीक है ना। अपन ए आई देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मशीन को बोलो कि भाई ये मेरे लिए टास्क कर दे, ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ढूंढ के ला दे, तो फटाक से तुरंत ढूंढ के लेकर आता है, चैट जीपीटी वगैरह, है ना। मशीन लर्निंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इज सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजिकल टूल्स दैट बिजनेस आर अडॉप्टिंग। ये कुछ नए टूल्स है जो कि आपके बिजनेस जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड कैन एक्ट एज द एंड कैन एक्ट एज बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू अ बिजनेस। ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, आपके बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, आपके बिजनेस के लिए थ्रेट भी जो है हो सकते हैं। तो आई होप आपको जो है इतना पॉइंट यहाँ तक जो है क्लियर होगा। चैप्टर 2 के अंदर जो है अपनी जितनी भी अभी तक की चर्चा थी, आई होप आपको एक बार जो है ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट्स वगैरह में बता सकते हो, अपन जो है उस पर वर्क करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। फिर से अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझी है तो फिर से आप लेक्चर भी देख सकते हो। होमवर्क आई होप आप डेली बेसिस पे कर रहे होगे। जो लेक्चर नंबर 9 था उसका होमवर्क मेरे से अपलोड करना रह गया था, तो मैं इसी लेक्चर के साथ में जो उस लेक्चर नंबर 9 के भी होमवर्क के जो शीट्स रहेंगे वो अपलोड कर दूंगा। तो तुम नोट्स जो है डेली बेसिस पे बना दो अपने घर पे बैठ के, तो वो तुमको एक अपना काम करना है। और कोई भी दिक्कत रहेगा तो तुम मेरे को बता सकते हो। बाकी इस लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते, इस लेक्चर को यहीं पे अपन रोकते। अगले दिन मतलब कल अपन आएंगे, जो अपना अगला लेक्चर होगा उसके अंदर फर्दर अपन जो है डिस्कशन करेंगे। लेकिन तब तक तुम्हारा काम ये रहेगा कि जितना भी अभी अपन ने चैप्टर 2 के अंदर देखा है वो एक बार तुम गो थ्रू कर लो नोट से, और अपने नोट जो हैंड रिटन अपन बना रहे वो तुम टेलीग्राम चैनल से जो है एक्सेस करके जो है बना लो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। एंड ऐसे ही जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बाकी मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। टेक केयर।